नमस्कार साथियों, मैं सौरभ चतुर्वेदी दृष्टि के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आंतरिक सुरक्षा की कक्षाओं के अंतर्गत हमने सीमा प्रबंधन और सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां इस विषय पर चर्चा शुरू की थी। सीमा प्रबंधन से जुड़ी, बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़ी पहली क्लास में हमने सीमा प्रबंधन के विचार को देखा था और उसके साथ ये देखा था कि स्थलीय सीमाएं जो हमारी हैं, जो मेजर सीमाएं हैं 15,700 किलोमीटर के लगभग, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। सीमा प्रबंधन के दूसरे हिस्से में यानी सीमा प्रबंधन पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम जलीय सीमाओं और आकाशीय सीमाओं की सुरक्षा से जुड़े विचार को पढ़ेंगे, जिसमें जलीय सीमाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट, और ये बॉर्डर मैनेजमेंट जो हमको इस समय पढ़ना है वो है वाटर बाउंड्री और एयर बाउंड्री के संदर्भ में, जलीय सीमाएं और स्थलीय सीमाएं। ठीक, यदि हम भारत की जलीय सीमाओं पर चर्चा करें, वाटर बाउंड्रीज पर चर्चा करें, तो जलीय सीमाओं को दर्शाते हुए हम एक चित्र बना सकते हैं। भारत एक प्रायद्वीपीय राष्ट्र है, पेनिनसुलर स्टेट, और प्रायद्वीपीय का मतलब है कि इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, साउदर्न एरिया जो है पूरा, वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और यदि ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, यहाँ से श्रीलंका की स्थिति बन जाएगी, ये अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय हिस्से में भारत एक लंबी तटरेखा को धारण करता है। ये तटरेखा फिर 2 हिस्सों में है, एक मुख्य तट मेजर कोस्टलाइन और दूसरा द्वीपीय तट आइलैंड कोस्टलाइन। मुख्य तट के अंतर्गत 6100 किलोमीटर और यहां पर ठीक 1416 किलोमीटर, कुल मिलाकर 7516 किलोमीटर की लंबी हमारी तटरेखा मानी जाती है। 7516 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज ये माना जाता है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता रहता है। ये हमारी समुद्री तटरेखा या तटीय रेखा की लंबाई मानी जाती है 7516.6 किलोमीटर की। ये तटरेखा 2 हिस्सों में बांटकर देखी जा सकती है। ये है वेस्टर्न कोस्ट लाइन यानी पश्चिमी तटरेखा, और यहां से यदि हम लें तो यह है हमारी ईस्टर्न कोस्ट लाइन यानी पूर्वी तटरेखा। वेस्टर्न कोस्ट लाइन के अंतर्गत जो राज्य शामिल हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। और यदि ज्योग्राफी के अंतर्गत हम बात करें, ठीक है, यानी भौगोलिक तटरेखा, तो इस तटरेखा को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये कच्छ की तटरेखा कहलाती है, ये गुजरात की तटरेखा ही कहलाती है। गुजरात का मैदान, तटीय मैदान हम बात करें। इसके बाद महाराष्ट्र गोवा के बीच ये कोंकण का मैदान माना जाता है। गोवा कर्नाटक, कर्नाटक में जगह है कनारा, ठीक है, या मंगलोर, ये कनारा प्लेन्स के नाम से जाने जाता है ये तट। और कर्नाटक के बाद केरल वाला जो हिस्सा है ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये सब ज्योग्राफी की मेन बातें हैं जो फंडामेंटली आपको पता होनी चाहिए। जहां पूर्वी तट रेखा की बात होती है तो पूर्वी कोस्ट लाइन में आपके पास जो स्टेट हैं वो आपके पास ये वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के बाद आपके पास ये उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद ये आपके पास आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बाद ये आपके पास तमिलनाडु है। ठीक, ओवरऑल यहां पर सबसे लंबी तटरेखा बोले तो किसकी है? गुजरात की, क्योंकि वो इंडेंटेड है। लेकिन इसके बाद सेकेंड नंबर पर आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु की तटरेखा आती है। यानी पूर्वी तटरेखा जो है अपेक्षाकृत ज्यादा विस्तृत है, और पॉपुलर में कौन सी है? मलाबार है। यहां उड़ीसा वाला जो हिस्सा है उसे उत्तरी सरकार या उत्तरी सरकार की जगह आप उड़ीसा के पुराने नाम पर ले लीजिएगा,
उत्कल का मैदान कहते हैं, यानी तट से जुड़ा जो मैदान है, उत्कल प्लेन्स। और ये आंध्रा तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है इसको कोरोमंडल प्लेन कहते हैं। मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सब 5वीं पास से तेज हैं और इन परिस्थितियों को जानते होंगे। ये उत्कल का मैदान है, कोरोमंडल का मैदान है, ठीक है। ये इंडियन ओशन है ओवरऑल, और इस इंडियन ओशन में ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है, अरब सागर, और ये वाला हिस्सा जो है वो बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारी समुद्री स्थिति या तटरेखा है, ठीक। अब हमारा प्रश्न ज्योग्राफी में आपको भारत की जलीय सीमाएं पढ़ाना नहीं, हमारा प्रश्न ये है कि इन जलीय सीमाओं से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं क्या है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमने आपको भारत की वाटर बाउंड्रीज का विवरण दिया है कि भाई ये हमारी क्या है, वाटर बाउंड्रीज हैं, जिनकी लंबाई ऐसी है, जो इन राज्यों से जुड़ी हुई हैं, जो इन नामों से जानी जाती हैं, जो हिंद महासागर में यहां पर स्थित है, ठीक। अब प्रश्न ये है कि ये जो वाटर बाउंड्रीज हैं, इन वाटर बाउंड्रीज से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां, ध्यान से समझिएगा। पहला, क्यों है, और दूसरा, कौन सी है। ये 2 प्रश्न बनेंगे, और जब बन जाएंगी तो फिर हम तीसरे हिस्से पर बात करेंगे कि उसका समाधान करने के लिए हमने अब तक क्या प्रयास किए हैं और क्या किया जाना बाकी है। तो यदि हम भारत की जलीय सीमाओं को देखें तो हमें जलीय सीमाओं से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां क्यों हैं, वाई आवर वाटर बाउंड्रीज आर इनसिक्योर्ड, ये फिर 2 स्तरों पर देखा जाएगा। एक सीमाओं की प्रकृति से जुड़ा है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा है। आईआर से जुड़े मुद्दे आएंगे और ये बताएंगे कि हमारी सीमा से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां कौन सी हैं। इनको इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। हिंद महासागर की भू राजनीति, यानी कैसे हिंद महासागर भारत की और दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर रहा है और सुरक्षा चिंताओं को जन्म दे रहा है, इस ढंग से इसे समझाया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर एक तरफ तो हिंद महासागर का महत्व आएगा इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स में, कि इंडियन ओशन की क्या वैल्यू है, और लेवल 2 पर आएगा इंडियन ओशन इंडिया के लिए क्या वैल्यू रखता है। ये सब छोटे छोटे हिस्से हैं जिनको हम यहां पर समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये क्यों में है, कौन सी हमेशा वही रहेंगी, समुद्री डकैती की समस्या है, स्मगलिंग की समस्या है, ठीक, समुद्री सीमा से आतंकवाद की समस्या है, मानव तस्करी की समस्या है, स्मगलिंग की समस्या है, डंपिंग की समस्या है। ये जब भी आए तो वही गाना गाना है कि सुरक्षा चुनौतियां वाद में हैं, सुरक्षा चुनौतियां तस्करी में हैं, सुरक्षा चुनौतियां माफिया में हैं, सुरक्षा चुनौतियां आर्थिक सामाजिक प्रकृति के अपराधों में हैं, सुरक्षा चुनौतियां अवैध लोगों के प्रवेश में हैं, ठीक। कुछ स्पेसिफिक जुड़ जाएंगी, जैसे मछुआरों से जुड़ी समस्या है, जैसे कोस्टल इकोलॉजी से जुड़ी समस्या है, समुद्री पारितंत्र से, समुद्री डकैती से जुड़ी समस्या है। तो कौन सी हमेशा वही रहेगा, यहां क्यों पकड़ के उसके समाधान को खोजने की हमको क्या करनी है, कोशिश करनी है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो लेट अस ट्राई एंड आइडेंटिफाई द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन ओशन विच क्रिएट सिक्योरिटी चैलेंजेस टू अस। हिंद महासागर से जुड़ी वो सामान्य बातें जिसके कारण हमारी सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। देखो, पहला और फॉरमोस्ट कारण तो यही रहेगा कि भारत एकमात्र दुनिया का देश है जिसके नाम पर कोई महासागर का नाम है। दुनिया में कोई अमेरिकी सागर नहीं है, कोई रूसी सागर नहीं है, ठीक है, महासागर नहीं है। सागर हो सकते हैं, महासागर दुनिया में 4 हैं, जिनमें से एक का नाम भारत के नाम पर है। ये दिखाता है कि हिंद महासागर भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा मुद्दा यह है कि प्रायद्वीपीय होने के कारण भारत का एक बड़ा हिस्सा तटरेखा को धारण करता है,
और जितनी बड़ी तटरेखा होगी उतनी ही बड़ी सुरक्षा की चुनौतियां होंगी, और इसीलिए हमारी तटीय सुरक्षा या जलीय सीमा की सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेवल 3 पर यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि हिंद महासागर सदियों से दुनिया के व्यापार मार्ग के रूप में रहा है और इस पर नियंत्रण के लेकर महाशक्तियों के बीच संघर्ष रहा है। तो यदि कोई एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है और उस ट्रेड रूट पर नियंत्रण की लड़ाई है, तो यदि उस ट्रेड रूट पर भारत के अलावा कोई नियंत्रण करता है तो यह भारत की संप्रभुता को भी चुनौती है। और इसलिए हमारे यहां पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई या अंग्रेजों ने अपनी नौसेना के माध्यम से हिंद महासागर और उसके द्वीपों पर नियंत्रण रखा। तो जब हिंद महासागर के क्षेत्र पर, उसके द्वीपों पर या उसके व्यापार मार्ग पर दुनिया की दूसरी शक्तियां नियंत्रण करेंगी, जैसे कि वर्तमान में अमेरिका है, रूस है, चीन है, ये लोग हिंद महासागर में अपना दखल क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक होगा कि इससे भारत की आर्थिक सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा सबके लिए खतरा पैदा होगा। हिंद महासागर में भारत का EEZ आता है, अगला पॉइंट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उस EEZ के रिसोर्सेस को यदि भारत को प्राप्त करना है तो हिंद महासागर में दूसरी शक्तियों का दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हिंद महासागर में दूसरे देशों का दखल होगा तो हमारी EEZ की उपयोगिता पर भी असर पड़ता है। नेक्स्ट, भारत के हिंद महासागर से ही भारत का 70% से ज्यादा व्यापार होता है। तो यदि हिंद महासागर सुरक्षित नहीं रहेगा तो भारत का व्यापार मार्ग असुरक्षित हो जाएगा, यानी भारत की आर्थिक सुरक्षा सीधे खतरे में पड़ जाएगी। अगला कारण, हिंद महासागर के तट पर ही बंगाल की खाड़ी हो चाहे अरब सागर हो, भारत के बंदरगाह हैं और इन बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, भाई बंदरगाह से ही भारत का व्यापार हो रहा है, कि हम हिंद महासागर को या अपनी तटीय सीमा को सुरक्षित करें। अगले लेवल पर आप ये जानते हैं कि हमारे तटीय क्षेत्रों में ही बड़ी आबादी बसती है, तो इस आबादी की जानमाल की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा करें। फिर यहीं से महानगर जोड़ दीजिए, हमारे तटीय भागों में ही ठीक 2 बड़े महानगर हैं हमारे। इनफैक्ट कलकत्ता को यदि हम तट से जोड़ दें तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास तीनों महानगरों को आप यहाँ पर उल्लेखित कर सकते हैं। इनके अलावा तटीय भागों में पूर्वी तट पर यदि आप देखें तो पारादीप से लेकर विशाखापत्तनम से लेकर पुडुचेरी से लेकर तूतीकोरिन तक बड़े बड़े शहर हैं, और पश्चिमी तट पर तो ठीक गोवा के क्षेत्रों से लेकर मंगलोर से लेकर कोचीन से लेकर तिरुवनंतपुरम तक हमारे कई बड़े नगर हैं। और सूरत के नगरों की बात, सूरत जो गुजरात के नगर हैं वो अलग हैं। तो आप बड़े महानगरों का उल्लेख कर सकते हैं। हमने ये देखा है कि हमने तटों पर ही ढेर सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस लगाए हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरियां। हम ज्यादातर ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि वो कच्चा तेल अंदर तक ट्रांसपोर्ट हो, उससे अच्छा उसको छानबीन के जो जरूरी है उतना हो, जो कि ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट है इंडस्ट्रियल लोकेशनलाइजेशन थ्योरी, जिसमें वेबर कहते हैं कि यदि कच्चा माल भारी है तो उसको सोर्स लेवल पर ही प्योरीफाई किया जाए, वहीं उद्योग लगाया जाए। तो इसी आधार पर हमने तटों में रिफाइनरियां लगाई हैं, पारादीप रिफाइनरी है, विशाखापत्तनम रिफाइनरी है, जो अलग अलग रिफाइनरियां हमारी बनाई गई हैं, वो यहीं बंबई में रिफाइनरी है, ठीक है। तो इन ऑयल रिफाइनरीज की रक्षा के लिए जरूरी है कि तटीय सुरक्षा हो। आप सोचते जाइए, आप सुरक्षा को आर्थिक सामरिक 2 संदर्भों में बांट दीजिएगा और उन पे बांट के अलग अलग हिस्से कर लीजिएगा। फिर हमारा जो तटीय हिस्सा है वहां पर हमारे कई सामरिक प्रतिष्ठान भी हैं। सामरिक मतलब जो देश की रक्षा के लिए जरूरी है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो तारापुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारा, ठीक है। तो नाभिकीय संयंत्रों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि हम क्या करें, तटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करें। तो इस पर, इसके अलावा भारत के ढेर सारे सैन्य अड्डे तटों पर दिखते हैं, नौसैनिक अड्डे हैं, वायुसेना के अड्डे हैं, ये तटीय क्षेत्रों पर दिखाई देते हैं। तो इनकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि हम तटों की सुरक्षा करें। क्लियर है। हिंद महासागर के कोस्टल एरियाज में यदि माना जाए लगभग 40 देश पूरी हिंद महासागर की तटरेखा के साथ जुड़े होते हैं। यदि आपको इन 40 देशों के साथ
बेहतर संबंध बनाना है, व्यापारिक संबंध बनाना है, सैन्य संबंध बनाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप तटों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें और उसके साथ तटीय विकास के कार्यों पर भी ध्यान दें, कोस्टल डेवलपमेंट के कार्यों पर भी ध्यान दें। तो वो एक बिंदु हो सकता है जहां पर आप बता सकते हैं कि तटीय सीमाओं की सुरक्षा क्यों जरूरी है। अब आप कहेंगे सर ये तो 200 शब्द लिखना है, 2000 शब्द हो रहे हैं, तो मैं आपको डायमेंशंस बता दे रहा हूं। अब हो सकता है कि वो तटीय सुरक्षा को आर्थिक संदर्भ में पूछ ले तो आर्थिक इकाइयों पर बता देना, सामरिक पूछ ले तो सामरिक संदर्भ में बता देना, ठीक है। तो इसके अलावा हिंद महासागर में ही हमारे आइलैंड्स हैं, कोस्टल आइलैंड्स बोल लीजिए। तो कोस्टल आइलैंड्स मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। यहां पर दीव है, यहां पर गांधार है, यहां बंबई खुद एक आइलैंड है, एलिफेंटा करके आइलैंड है, यहां कोचीन के पास वेलिंगटन आइलैंड है, ठीक है। ये हमारा राम सेतु एडम्स ब्रिज है। यहीं पर आप देखते हैं रामेश्वरम आइलैंड है, पाम्बन आइलैंड है, ठीक है। और ये एडम्स ब्रिज तो है ही। इसके ऊपर जब आप चलते हैं तो यहां पर आप देखते हैं, यहां चेन्नई आंध्र प्रदेश सीमा के पास श्रीहरिकोटा है, ये भी सामरिक संयंत्र है जहां से हम रॉकेट लॉन्चिंग, ठीक है। और उड़ीसा में जाते हैं तो चांदीपुर रेंज है, मिसाइल टेस्टिंग रेंज। तो यहां पर गोपालपुर आइलैंड है। यहां पर बांग्लादेश के पास न्यूमूर और गंगा सागर आइलैंड है। यहाँ कच्चातीवू आइलैंड है। अब ये आइलैंड्स में ज्योग्राफी में पढ़ाने की बात है, मैं कह रहा हूँ हमारे द्वीपों की सुरक्षा की दृष्टि से। ये तो कोस्ट वाले हुए। फिर यहाँ पर बड़ा वाला हमारा लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार है। तो हमारे आइलैंड्स की सुरक्षा को देखते हुए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तटीय सुरक्षा को मजबूत करें, क्योंकि आइलैंड्स तट से दूर भी स्थित हैं और इनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा आप कूटनीतिक संदर्भ में यदि आप देखेंगे तो महाशक्तियों का जमावड़ा हमारी सुरक्षा के लिए चिंता का कारण है। महाशक्तियों के जमावड़े के अंतर्गत आप बोलेंगे कि यहां पर मॉरिशस के नीचे डिएगो गार्सिया नाम का द्वीप है। क्या नाम है? डिएगो गार्सिया। और डिएगो गार्सिया पर कब्जा अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। आज अमेरिका से संबंध अच्छे हैं वो अलग बात है, लेकिन कल को खराब भी हो सकते हैं। इसी प्रकार यहां पर जब आप ऊपर जाते हैं तो अंडमान निकोबार के ऊपर यहां एक कोको आइलैंड है, और मैंने बताया था कि कोको आइलैंड में चीन का नियंत्रण हो गया है। इसको बर्मा ने चीन को दे दिया है और चीन ने यहां नौसैनिक अड्डा बना लिया है। तो महाशक्तियों का बढ़ता दखल, जिसमें आइलैंड्स पर नौसैनिक अड्डे हैं, बंदरगाहों का विकास है। जब बात की जाती है बंदरगाहों के विकास की तो ध्यान से समझिएगा कि चीन ने पाकिस्तान में यहां पर ग्वादर पोर्ट है, ठीक है। कौन सा पोर्ट? ग्वादर पोर्ट। चीन में यहां श्रीलंका में हब्बन बोटा। बर्मा में यहां पर हमने बताया था सितवे, तो बर्मा में सितवे, श्रीलंका में हबन बोटा, और पाकिस्तान में क्या नाम दिया हमने? ग्वादर। इन बंदरगाहों के विकास के लिए भरपूर निवेश किया हुआ है और इससे चीन की भारत को घेरने की नीति का ही हिस्सा माना जा रहा है, वही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो आप ये कहिए कि चीन स्थलीय सीमा पर नहीं, जलीय सीमा पर भी भारत को घेरने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। इसके कारण भी हमारी सुरक्षा चुनौती गंभीर हो जाती है या सुरक्षा चुनौतियां बढ़ जाती हैं। क्लियर है? इससे आगे चलकर यदि बात की जाती है तो आप बताइए कि हिंद महासागर में दुनिया के 40% ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व संभावित हैं। यानी फ्यूचर की एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए भी हिंद महासागर में दूसरे देश नहीं, भाई यदि हैं तो सबसे पहला अधिकार किसका है? हिंद महासागर के मुकुट भारत का। तो यदि इनका ऑयल एंड नेचुरल गैस का हमको भंडार पाना है तो हमको अपनी हिंद महासागर पर नियंत्रण करना होगा। अब देखिए यहां पर दोनों टॉपिक मिक्स हो जाते हैं, तटीय सुरक्षा और इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स। हिंद महासागर दुनिया में सबसे ज्यादा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए जाना जाता है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल यानी बहुधात्विक पिंड, यानी ऐसे गटागट देखिए आपने, गोले जो होते हैं, तो ऐसे गोले होते हैं रेत के जिसके अंदर टिन, मैंगनीज, बॉक्साइट इनका मिश्रण होता है, समुद्र की तली में मिलते हैं, तो इसलिए जरूरी है। इसके अलावा हिंद महासागर में मिलने वाली एक मछली है क्रिल मछली, और यह माना जा रहा है कि ये फ्यूचर फूड सिक्योरिटी का, सी फूड का आधार होगी। क्रिल मछली में प्रोटीन मिलता है बहुत ज्यादा, ये प्रोटीन रिच मछली है, तो हो सकता है कि भविष्य में उसको लेकर लड़ाई और हिंद महासागर वोलेटाइल हो जाए। ठीक,
हिंद महासागर यहां पर, ठीक। जब हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो हिंद महासागर में अरब के क्षेत्र जो प्रायद्वीप है उसके पास जो ओमान और ईरान का इलाका है वहां पर हार्मुज जल संधि है। कौन सी जल संधि है? हार्मुज, है ना। मैं छोटे में कोशिश करके देखता हूं यदि यहां पर आपको वर्ल्ड मैप में दिखा पाऊं, ठीक। आजकल मैप्स पर वैसे ही बहुत चर्चा हो रही है, मैंने, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट पर जनरल पब्लिक डोमेन में एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने मैप को डिसप्रोपोर्शनल बना दिया था कि भाई जितनी जरूरत है उतना बताया जाए, ठीक है ना। लेकिन मैप बहुत इफिशिएंटली बनाने की कोशिश होनी चाहिए, फिर मेरे को समझ में आया तो वो बहुत बड़ा काम नहीं है। यहां पर यदि आप देखें ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये इंडिया है और ये फिर यहां से जा रहे हैं हम। ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है हार्मुज जल संधि, ठीक है। ये वाला हिस्सा ये जो काम करता है इसे कहते हैं बाब एल मंदेब जल संधि, जिससे अटलांटिक सी मेडिटेरियन सी से जुड़ता है। बाब एल मंदेब, ये ईरान ओमान वाला जो हिस्सा है ना, यमन ओमान, ये कौन सा जल संधि है? हार्मुज, पर्शियन गल्फ में घुसने का रास्ता। तो यहां फारस की खाड़ी से घुसकर आप रेड सी से होते हुए यूरोप पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? कौन सी नहर से? स्वेज नहर से। तो स्वेज नहर मार्ग की सुरक्षा भी जो है वो इंडियन ओशन से जुड़ी हुई है, व्यापार मार्ग। और जब आप इस हिस्से में आते हैं, यहां वाले हिस्से में, तो यहां इंडोनेशिया वगैरह आ जाता है। तो यहां पर एक जल संधि आती है जिसका नाम है, जैसे ये भारत वाला हिस्सा है, मान लीजिए ये सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया के आइलैंड है, तो यहां पर मलक्का जल संधि आती है। कौन सी जल संधि आती है? मलक्का जल संधि। तो हिंद महासागर में दो व्यापार मार्ग हैं या पासेस हैं, जल संधियां हैं। एक अरब सागर में हार्मुज और एक बंगाल की खाड़ी से आगे जाकर कौन सी है? मलक्का। इन दोनों व्यापारिक मार्गों की रक्षा के लिए, जहां से हमारा 70% ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, जहां से हमारा 70% व्यापार हो रहा है, ये सारी चीजों के लिए जरूरी है कि भारत हिंद महासागर में एक प्रभावी उपस्थिति रखे और हिंद महासागर के तट की सुरक्षा करने में भारत क्या हो? सक्षम हो, ठीक है। तो व्यापार जल संधियां, जो व्यापार मार्ग जल संधियां, उनकी रक्षा के लिए जरूरी है। 3-4 जल संधियों के नाम आप बता दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर हमने बताया कौन सी वाली जल संधि? मलक्का, जो यहां पर आ जाएगी, ठीक है। ये इंडिया है, मान लीजिए इधर पर मलक्का जल संधि आ गई। ये यमन ओमान वाला जो इलाका है, यहां हार्मुज आ गई। अच्छा, बाबेल मंदेब ये नहीं होगी, वेरी सॉरी, ये होगी जिब्राल्टर, और बाबल मंदेब यहां पर होगी, ये वाली, यानी पर्शियन से रेड सी में जा रहे हैं तो ये वाला हिस्सा होगा बाबल मंदेब। यानी ये जो हमने हिस्सा बनाया है ऐसा अरब सागर वाला, ठीक है ना, यहां पर दो जल संधियां आपको दिखाई देंगी, एक यहां पर और एक यहां पर, ऐसे। क्लियर है? तो याद रखिएगा, जब आप हिंद महासागर से अंदर घुसते हैं यानी अरब सागर से, तो पहले पड़ेगा हार्मुज, और फिर जब आप स्वेज नहर की तरफ जाते हैं तो पड़ेगा बाबल मंदेब। बाबल मंदेब यहां नहीं है, अटलांटिक और मेडिटेरियन को जोड़ने वाला, मैं गलत बोल गया, वो बाबल मंदेब नहीं। कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधियां हैं। तो इन जल संधियों की सुरक्षा को लेकर भी ये जरूरी है कि हम अपनी तटीय सीमाओं को सुरक्षित रखने का प्रयास करें या तटीय सीमाओं को बेहतर बनाएं, ठीक। हिंद महासागर व्यापार मार्ग को देखते हुए आज के समय यहां पर ढेर सारी समुद्री डकैती की समस्या नजर आ रही है, और सबसे ज्यादा समस्या यहां नजर आती है, ये वाली जगह है, इसको कहते हैं सोमालिया। और सोमालिया में एक ग्रुप भी बना है, CGPSC या PCS, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप फॉर प्रिवेंटिंग पायरेसी इन द सी ऑफ सोमालिया। तो CGPCS करके एक ग्रुप बना है जो इस बात के लिए काम करता है कि सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती को कैसे रोका जाए, ठीक है। तो सोमालिया, इथोपिया, ये जो रीजन है, यहां पर ज्यादा समस्या है किसकी? समुद्री डकैती की। तो इस समुद्री डकैती से बचने के लिए भी ये जरूरी है कि हम अपने तटों की सुरक्षा करें। तो कुल मिलाकर, अब मैं इन सबको मिटा देता हूं, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की तटीय सीमाओं की सुरक्षा क्यों जरूरी है,
तो मैंने लगभग पिछले आधे घंटे में 20 से 25 पॉइंट बोले होंगे। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग 3 हिस्सों में बांटकर डिवाइड करके देख लेंगे। तटीय सुरक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी। पहला, तटरेखा की विशेषताएं, लंबी है, आइलैंड्स हैं, ये सब पे बता दीजिएगा। दूसरा, द्वीपीय सुरक्षा, इसके अंतर्गत बताइएगा। तीसरा, इंडियन ओशन के रिसोर्सेस, इसके अंतर्गत बताइएगा। चौथा, इंडियन ओशन में महाशक्तियों का बढ़ता दखल, ये इसके अंतर्गत बताइएगा। ठीक है। और 5वें लेवल पर आप ये बताइएगा कि भारत की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा के लिए हिंद महासागर पर नियंत्रण जरूरी है। इन 6 हिस्सों में यदि 4-4 पॉइंट किए आपने तो 20-25 पॉइंट हो जाएंगे कि इन कारणों से हमें तटीय सुरक्षा की जरूरत है। ठीक है। यह तटीय सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमने सारी बातें की हैं, आर्थिक हैं, सामरिक हैं, जितने भी प्रकार की हैं उन पर हमने चर्चा की है। तो ये आपका हिस्सा होगा कि तटीय सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। ठीक है। अब क्यों से आगे हम चलें कि इन कारणों से कौन सी चुनौतियां नजर आ रही हैं तटीय सुरक्षा से जुड़ी। ठीक है। तो वैसे तो कारणों में ही चुनौतियां क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप फिर भी हालांकि मेंशन कीजिए। पहला, भारत की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां नजर आ रही हैं। दूसरा, भारत की सामरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां नजर आ रही हैं। ठीक। तीसरा, भारत की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां नजर आ रही हैं, जहां इस रास्ते से आतंकवाद, संप्रदायवाद, इसको लाया जा रहा है। ठीक है। तो आतंकवाद, उग्रवाद, सीमा पार आतंकवाद, इससे जोड़कर बता दीजिए कि ये सामाजिक परिदृश्य की चुनौतियों को क्या दे रहा है, जन्म दे रहा है। फिर आप बोलिए कि यहीं पर हमारी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि बंदरगाहों का विकास हो, यहाँ व्यापार मार्ग हो, इससे पर्यावरण संबंधी चुनौतियां भी हमारे लिए क्या होती जा रही हैं, गंभीर होती जा रही हैं। ये आप बता सकते हैं। ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में, तो आर्थिक संदर्भ में, सामरिक संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में, पर्यावरणीय संदर्भ में। ठीक है। और फिर आप इनसे जुड़े अपराधों का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है। या आप उन हमलों के बारे में बतलाइए जो समुद्री मार्ग से किए गए हैं, जिसमें 2001 का संसद हमला बताइए, 2008 का मुंबई हमला बताइए। ठीक। रोहिंग्याओं का प्रवेश बतलाइए। यानी समुद्री मार्ग से जो जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को आप बताइए। और ये बताइए कि जैसे जैसे समुद्री मार्ग से हमारी सुरक्षा चुनौतियां बढ़ती गईं, हमारे अंदर ये विचार आता गया कि हमें अब तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। क्लियर है। तो यही तटीय सुरक्षा से जुड़े जनरल आयाम होंगे, सामान्य चुनौतियां होंगी। इन चुनौतियों को हम आगे चलकर केस स्टडी के तौर पर भी देख सकते हैं। और जब केस स्टडी की बात होगी तो आप बोलेंगे कि भाई स्टेट वाइज कौन कौन सी चुनौतियां गंभीर नजर आती हैं। तो हम मेजर स्टेट्स की बात करते हैं। गुजरात जो है, वहां पर जो मेजर सिक्योरिटी चैलेंज है वाटर बाउंड्री का, वो पाकिस्तान के रास्ते है। और पाकिस्तान के रास्ते गुजरात तट पर, ठीक, उग्रवाद की चुनौती हो सकती है, तस्करी की चुनौती हो सकती है। ठीक है। अवैध लोगों के आने की चुनौती हो सकती है, मछुआरों का संघर्ष हो सकता है, ये कई बार हो जाता है। तो आप गुजरात पर स्पेसिफिक बता देंगे, ठीक है, कि ये लड़ाइयां हैं। और इसके अलावा गुजरात तट पर
समुद्री डकैती की समस्या आ रही है। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि भाई यदि राज्य में ही विशेष पर फोकस करके आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इतने सारों में डूब जाओ और जनरल ना निकाल पाओ। ठीक है, इसके अलावा गुजरात तट पर हमारे कुछ सामरिक बंदरगाह हैं, जैसे कांडला है, इन सब की रक्षा भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। फिर गुजरात तट पर सरक्रीक विवाद पाकिस्तान के साथ बना हुआ है, जिसका लेकर चुनौती है। कच्छ के रन के क्षेत्र को नियंत्रित करने से लेकर जुड़ी हमारी चुनौती बनी हुई है। आप ये बताएंगे कि चूंकि गुजरात के साथ, आप इंट्रोडक्शन में बोलेंगे, हम सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा शेयर करते हैं, इसलिए इससे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां भी ज्यादा है। गुजरात के बाद बात करें महाराष्ट्र की। ठीक है, तो महाराष्ट्र में भी समुद्री उग्रवाद की चुनौती है, महाराष्ट्र में भी तस्करी की चुनौती है, महाराष्ट्र में भी अवैध लोगों के प्रवेश की, मछुआरों की ये चुनौती है। और महाराष्ट्र अपने आप में कैसा बंदरगाह है, सामरिक बंदरगाह है। तो ये चारों बातें होंगी। और आप ये कहेंगे कि जितने भी बड़े एग्जाम्पल समुद्री सीमा से आने के हुए हैं, बंबई के रास्ते ही ये लोग भारत में क्या किए हैं, प्रवेश किए हैं। तो एक एग्जाम्पल का उदाहरण लेंगे, इसके अलावा अंडरवर्ल्ड का उदाहरण लेंगे। आप बोलेंगे संगठित अपराध का केंद्र बंबई है और यहां सदियों से समुद्री मार्ग से अपराध होते रहे हैं, स्मगलिंग, सोने की तस्करी, जो आपके वो जो थे दाऊद इब्राहिम के पहले वाले कौन से लाला जो थे, वहां से लेकर अभी तक यदि आप देखें तो बंबई अभी भी अंडरवर्ल्ड का जो डॉन से उनका जो केंद्र है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट का नेक्सस भी हमारे लिए सुरक्षा चुनौती है। इसके अलावा ये हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है, आप ये बताएंगे, और इकोनॉमिक कैपिटल यदि थ्रेट में आई तो देश थ्रेट में आ जाएगा। बंबई के पास ही तारापुर है, न्यूक्लियर प्लांट है, उसकी सुरक्षा को लेकर, ट्रांबे की सुरक्षा को लेकर हम ज्यादा चिंतित होते हैं। तो ये बंबई के संदर्भ में हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम नीचे आकर गोवा, कर्नाटका और केरला की बात करें तो इस तटरेखा पर आप मेनली ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। गोवा से शुरू हो जाता है ना, मादक द्रव्यों की तस्करी, ये एक सुरक्षा का चिंता से जुड़ा मामला है। केरल में जाकर आप देखते हैं कि केरल की एक बड़ी आबादी इस्लामिक है, तो इस्लामिक टेरर भी समुद्र के मार्ग से केरल से जुड़ा हुआ है। केरल में मछुआरों का संकट भी कई बार सुरक्षा चुनौतियों को जन्म देता है। केरल के मछुआरे ही थे जिनकी वहां से गुजर रहे जहाज ने हत्या की थी, एनरिका इंसिडेंट जिसको कहा जाता है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं, तो इन पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ तटीय सुरक्षा का महत्व बढ़ जाता है, कोस्टल सिक्योरिटी का महत्व बढ़ जाता है। ठीक, इसके अलावा गोवा से लेकर त्रिवेंद्रम तक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता की जा सकती है। तो ये मामला किसके बारे में हो जाएगा, गोवा, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु के तट पर यदि हम बात करें तो आप कहेंगे कि तमिलनाडु दूसरी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, तमिलनाडु के तट पर, ठीक है, आप कहेंगे महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, पौंडीचेरी से जुड़ा, के चेन्नई से जुड़ा, तूतीकोरिन से जुड़ा, इन बंदरगाहों को लेकर आप बात कर सकते हैं। ठीक, तमिलनाडु और श्रीलंका की निकटता से जुड़ी बात हो सकती है, तो वहां लिट्टे टेरर से जुड़ी बात की जाती है, तमिल आतंकवाद की बात की जाती है। ठीक, तमिलनाडु के तट पर सेतु समुद्रम परियोजना की बात की जा सकती है, जो राम सेतु को काटकर दोनों पोर्ट को जोड़ने, दोनों तटों को जोड़ने की बात थी, जिसका श्रीलंका ने विरोध किया। मछुआरों की आवाजाही को लेकर यहां सुरक्षा चिंताएं बढ़ती हैं, तो ये तमिलनाडु तट हो गया। तमिलनाडु से ऊपर आंध्रा और उड़ीसा तट पर जाएं तो इस तट पर तो आप बोलिए कि सुरक्षा की चिंता देने के लिए दूसरे देश की जरूरत ही नहीं है, भगवान ही पर्याप्त है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन से आप बोलिए कि नेचुरल डिजास्टर से सुरक्षा ही यहाँ लड़ाई का विषय हो जाता है। यहाँ पर बार बार आने वाले चक्रवात रीना, टीना, कटरीना, फाइलिन, आप नाम सुनते हैं कि नहीं? तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से सुरक्षा बहुत जटिल हो जाती है। इसके अलावा साइक्लोन्स के अलावा इस क्षेत्र में रिफाइनरीज बहुत ज़्यादा हैं, बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है, विशाखापत्तनम बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, नौसैनिक अड्डे हैं, तो रिफाइनरीज की सुरक्षा है, नौसैनिक अड्डों की सुरक्षा है, बड़े बंदरगाहों की सुरक्षा है, ऑयल रिफाइनरीज की सुरक्षा है, सामरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा है। ये सारी सुरक्षा आंध्रा और किसके तट पर दिखती है? उड़ीसा के तट पर। ठीक है, और केस स्टडी में आंध्रा उड़ीसा के बाद मतलब एक ये हो जाएगा गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु और पांचवा क्या हो जाएगा? आंध्रा उड़ीसा।
छठवां आप बोलेंगे अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप तो फिर भी हमारे पास है, तो भारत की तटीय सुरक्षा में अंडमान निकोबार का महत्व बताइए, ऐसा अलग से प्रश्न बनता है। तो आप ये कहेंगे अंडमान निकोबार इज द रिमोट आइलैंड, दूरस्थ द्वीपों में से एक है, ठीक, और ये भारत का सबसे आप क्या कहेंगे बड़ा द्वीप समूह के तौर पर है। 223 आइलैंड्स की डिटेल यहां पर दी जाती है। तो इसकी सुरक्षा चिंताएं पहला इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि ये भारत से दूर है, पॉइंट 1। दूसरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मेरे ख्याल से यूनियन टेरिटरी में अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आने के बाद स्थिति बिगड़ी, वरना ये सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। तीसरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत का आप क्या कहेंगे हिंद महासागर मार्ग पर आने वाला हिस्सा है, हिंद महासागर के बीच में हिस्सा है। यदि इस पर किसी ने कब्जा कर लिया तो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत चिंता का विषय हो जाएगा। चौथा, ये इंडोनेशिया के निकट है, ये श्रीलंका के पास है, ये बर्मा से पास है, यानी 3 तरफ से अलग देशों से घिरा हुआ है, तो यहाँ राज्य कारकों की भूमिका हो सकती है। और कोको आइलैंड में चीन के आने के बाद अंडमान निकोबार की सुरक्षा वैसे ही खतरे में पड़ गई है, ठीक। इसके अलावा अंडमान निकोबार पर भारत के दावे को लेकर भी कई बार प्रश्न उठाए जाते रहे, कभी इंडोनेशिया प्रश्न उठा देता, कभी चाइना, हालांकि वो बहुत क्या कहेंगे प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन इसको भी चिंता के विषय पे देखा जा सकता है। जो समुद्री डकैती है उससे सबसे प्रभावित क्षेत्र भारत में अंडमान निकोबार का ही हो सकता है। अंडमान निकोबार ट्राइबल डोमिनेटेड होने के कारण इसका प्रभावी विकास भी नहीं हो सका। देखो चीन के पास हांगकांग, मकाऊ जैसे आइलैंड देखो और अंडमान निकोबार से तुलना करो। इस आइलैंड में तो अभी ये स्थितियां हैं कि यहाँ जनजातियों के साथ होने वाले उत्पीड़न के लिए हमको कमिटीज बनानी पड़ती हैं, तो विकास की स्थितियां अंडमान निकोबार में प्रभावी नहीं है। विकासात्मक वंचना एक कारण बन सकता है, आइसोलेटेड लाइफस्टाइल एक कारण बन सकता है, ठीक है। डिफिकल्ट ज्योग्राफी एक सुरक्षा की चिंता हो सकती है, घने जंगलों से आबाद है, 250-300 सेंटीमीटर प्लस पानी गिरता है, तो ये बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंटल रिच भले ही हो, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से तो हो सकता है कि चिंता का विषय हो। यही कारण है कि 2000 के बाद जब पहली बार इंटीग्रेटेड कमान बनाने की बात हुई, एकीकृत कमान का मतलब है जहां पर थल सेना, जल सेना और नौसेना को एक साथ कार्यवाही के लिए रखा जाए, तो भारत की पहली इंटीग्रेटेड कमान जो बनाई गई सुरक्षा की, वो कहां बनाई गई? अंडमान एंड निकोबार में, ये याद रखिएगा। फिर अंडमान निकोबार पर चक्रवात सुनामी का भी खतरा बना रहता है, तो अंडमान निकोबार पर अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई अंडमान निकोबार की सुरक्षा चुनौतियां इतनी गंभीर क्यों हैं। तो ये अब मुझे लगता है कि इस स्टडी के अंतर्गत इन 5-6 हिस्सों में बांटकर आप तटीय सुरक्षा को विस्तार से समझा देंगे या तटीय सुरक्षा को विस्तार से बता देंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो फिर अगले हिस्से में ये विषय आता है कि भाई इस तटीय सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, ठीक। तो रणनीति, उपाय या प्रयास जब बताए जाते हैं तो इनके कई हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा सुरक्षात्मक ही होगा। सुरक्षात्मक में आजकल हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, तो दूसरा हिस्सा तकनीकी होगा, ठीक है। तीसरे हिस्से के अंतर्गत हम विकासात्मक बातें करते हैं कि डेवलपमेंट कर देंगे तो वहां सुरक्षा प्रभावी हो जाएगी। और चौथे हिस्से के अंतर्गत हम कूटनीतिक बातें करते हैं, डिप्लोमेटिक, जहां हम संबंधों के माध्यम से सुरक्षा को मजबूत बनाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम सुरक्षात्मक उपायों की। और सुरक्षात्मक उपायों के अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा कि हमने यहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली बनाई है, वही नॉटिकल माइल वाला जो हमने बताया था। सॉवरेन वाटर जो 0 से 12 नॉटिकल माइल तक है, वहां पर ज्यादातर तटीय पुलिस स्टेशन, कोस्टल पुलिस स्टेशंस को डिपोर्ट किया जाता है, यानी तटीय पुलिस स्टेशनों के माध्यम से सुरक्षा का प्रयास किया जाता है। फिर जो ईजेड वाला इलाका है, वहां तटीय पुलिस के साथ जो मेन भूमिका में आती है वो आते हैं कोस्ट गार्ड, तटरक्षक बल। तो तटरक्षक बलों की भूमिका ज्यादा हो जाती है। मुद्दा यह है कि हमारी जो तटीय सुरक्षा है उसमें बेसिकली 3 बल काम करते हैं। एक है कोस्टल पुलिस, एक है कोस्ट गार्ड और एक है नेवी।
अब हमने तय ये किया है कि ये जो भारत है इसके 3 जोन हैं, इन 3 जोन्स में हम कोशिश करेंगे कि इनको इस ढंग से रखा जाए कि किसी डेडिकेटेड रोल तय हो। तो हमने कहा कि ये जो पहला वाला हिस्सा है इसमें कोस्टल पुलिस मेन रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं आ सकते, बाकी भी आ सकते हैं, बाकियों के आने पर भी कोई रोक नहीं है। तो कोस्टल पुलिस आगे भी जा सकती है और बाकी यहां भी आ सकते हैं, लेकिन मेन यहां कोस्टल पुलिस, बीच वाले हिस्से में कोस्ट गार्ड ज्यादा रहेगा, ठीक है। हालांकि यहां नौसेना आएगी, और जो तटीय क्षेत्र है यहां पर नेवी की भूमिका रहेगी, जहां पर उसके युद्धपोत रहेंगे, पनडुब्बियां रहेंगी, जिनके माध्यम से वो क्या करेगी, रक्षा करेगी। तो इस तरीके से जो हमारे 3 जोन हैं उन तीनों, ये तीसरा जोन तो आप ये फ्री वाटर हो गया। तो त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली क्या है, यदि ये प्रश्न आता है तो आप पहले वो बताएंगे, जहां हमने बताया था कि सीमाएं 3 प्रकार की होती हैं, सॉवरेन वाटर, टेरिटोरियल वाटर एंड फ्री वाटर। और फिर बताइए इन तीनों में 3 तरीके के बलों की तैनाती की गई है, ठीक। अभी अभी भारत सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव करते हुए ये कहा है कि तटीय पुलिस का क्षेत्राधिकार जो पहले 12 नॉटिकल माइल तक होता था अब 200 नॉटिकल माइल तक होगा। यानी तटीय पुलिस कहां तक जा सकती है, अब पूरे EEZ तक जा सकती है। इसी प्रकार उन्होंने पहले ये कहा कि जो आपके तटरक्षक बल हैं, कोस्ट गार्ड्स जो हैं, उनका सुरक्षा दायित्व जो है, ठीक है, वो अब तक कोस्ट गार्ड जो है वो अंदर तक 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आकर भी सुरक्षा कर सकते हैं। इसी प्रकार EEZ में आवश्यकता हो तो नौसेना के लोग भी जाकर काम कर सकते हैं। तो हालांकि एक त्रिस्तरीय डिवीजन है, लेकिन इस त्रिस्तरीय डिवीजन के बाद भी हमने ये कोशिश की है कि इनको डेडिकेटेड रोल दिया जाए। ये पहली चीज है। दूसरी चीज जो तटीय सुरक्षा के अंतर्गत हमने की सुरक्षात्मक तरीके से, हम एक अलग से गृह मंत्रालय जो है वो केंद्रीय तटीय सीमा पुलिस, ये याद रखिएगा, ये जो कोस्टल पुलिस है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तो अब सेंट्रल कोस्टल पुलिस, केंद्रीय तटीय सीमा पुलिस बल, सेंट्रल कोस्टल पुलिस की स्थापना करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है, भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा। जैसे रेलवे में राज्य का भी होता है और केंद्र का भी, तो ठीक है। तीसरी बात जो की जा रही है, आपने एक नाम सुना होगा CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये अभी तक हमारी जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, बंदरगाहें, उनकी रक्षा, वो एयरपोर्ट्स की रक्षा करता था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि CISF के अधिकारियों के जवानों की नियुक्ति अब बंदरगाहों की रक्षा के लिए भी की जाएगी। तो ये भी तटीय सुरक्षा के संदर्भ में एक नया निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसके बारे में बात की जा सकती है, ठीक है। तैनाती बढ़ाने से जुड़ा जो निर्णय है, ठीक। इसके अलावा यदि आप देखें तो तटीय सुरक्षा के लिए एक 5 ईयर एक्शन प्लान को लाया गया है। 5 वर्षीय एक्शन प्लान के तहत लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित किया गया है, जिसके तहत तटीय सुरक्षा से जुड़े इंफ्रा को बढ़ाया जाएगा। यानी बोट्स खरीदी जाएंगी, नौकाएं खरीदी जाएंगी, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स खरीदे जाएंगे। इन सब के लिए आप ये बता सकते हैं कि ये काम किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की क्या की गई है, कोशिश की गई है, ठीक। अब तटीय सुरक्षा के अंतर्गत यहीं पर हमने कहा है अंडमान और निकोबार में हमने एक कौन सी कमान बनाई है, संयुक्त कमान, ज्वाइंट कमान की स्थापना की गई है अंडमान और निकोबार में। इस संयुक्त कमान के माध्यम से, क्लियर है, तीनों सेनाओं को अंडमान निकोबार की सुरक्षा से जोड़ दिया गया है। तो ये सब आपकी सुरक्षात्मक रणनीति का हिस्सा होंगे, ठीक। अब देखिए, जब हम तकनीक का प्रयोग करेंगे सुरक्षा के अंतर्गत तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें यह कहा गया है कि इसरो लगभग 1000 ट्रांसपोंडर सैटेलाइट में लगे हुई वो यूनिट होती हैं जो देखने के काम आते हैं, है ना। तो लगभग 1000 ट्रांसपोंडर्स निगरानी के लिए, तटों की निगरानी के लिए इसरो द्वारा लगभग 1000 ट्रांसपोंडर तटीय इलाकों की निगरानी के लिए सरकार को दिए जाएंगे, जिससे 20 मीटर तक की जो नौकाएं होती हैं उनकी निगरानी की जाएगी। क्योंकि हुआ यह था कि इन्हीं नौकाओं से होकर जो बंबई हमले के आरोपी थे, जो संसद हमले के आरोपी थे, वो क्या आए थे, भारत आए थे, यहां अरेबियन सी से। तो 20 मीटर तक की नौकाओं की निगरानी की जाएगी,
ठीक है। ये कहा जा रहा है कि इन नौकाओं को जीपीएस से जोड़ा जाएगा। जीपीएस हमारा एक खुद का सिस्टम है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये नौकाएं मिसिंग तो नहीं है, ये नौकाओं की लोकेशन क्या है, ये नौकाएं भारतीय वाटर से बाहर पाकिस्तानी वाटर में तो नहीं चली गई हैं, इनको देखने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। ये इसके अंतर्गत कहा जा रहा है। अगले स्तर पर तकनीकी लेवल पर यह कहा जा रहा है कि हम मछुआरों को और कोस्टल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, निवासियों को, ठीक, मछुआरों को डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड देंगे। मतलब यदि कोई व्यक्ति बाहर से आ जाता है समुद्र के रास्ते तो उसकी क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। तो डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड यानी उनको ऐसे पहचान पत्र दिए जाएंगे जिनके माध्यम से बाहर से आए अवैध लोगों की पहचान की जा सके। ये इसके अंतर्गत किया गया है, ठीक है। इसके साथ ये बात की गई है कि हमारे जो 20 नौसेना के 20 जो क्षेत्र हैं और तटरक्षक बल के 31, आप ऐसे समझिएगा 20 नेवल प्लस 31 कोस्ट गार्ड यूनिट्स जो हैं, यहां पर से हम तटों की निगरानी करते हैं। इन सब को आपस में जोड़कर NC3, C3 मतलब 3 बार क्या आएगा, C आएगा, नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया गया है। नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम या इंटेलिजेंस नेटवर्क की रक्षा बनाई गई है, जिसके माध्यम से पूरी जो तटरेखा है हमारी 7,500 किलोमीटर प्लस की, उसकी निगरानी करने की बात की गई है। इसको आप याद रखिएगा। ये डेवलप आप किसके अंतर्गत बात करेंगे, तकनीकी प्रयासों के अंतर्गत हमने ऐसा किया है, ठीक। इसके अलावा विशाखापत्तनम में, मैं फिर से कह रहा हूं, विशाखापत्तनम में तटीय सुरक्षा से जुड़ी 2 संस्थाओं की स्थापना की गई है। उनके नाम याद रखिएगा। पहला नाम है एकीकृत मग्न बंदरगाह रक्षा और निगरानी प्रणाली। एकीकृत जलमग्न बंदरगाह रक्षा और निगरानी प्रणाली, IT बेस्ड प्रणाली है, ठीक। एकीकृत जलमग्न बंदरगाह रक्षा और निगरानी प्रणाली। और दूसरा है मरीन वॉर डाटा सेंटर, ठीक है, या सुरंग युद्ध डाटा सेंटर। तो विशाखापत्तनम में यह प्रणाली की स्थापना की गई है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, जिसके तहत हम तकनीकी पैमानों पर या तकनीकी तरीकों से रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे तकनीकी उपायों के अंतर्गत आएंगे जिसमें सैटेलाइट वगैरह का प्रयोग हमने बताया, ठीक। हाँ, सुरक्षात्मक में एक प्रयास और कर सकते हैं आप, सागर प्रहरी बल। जैसे नक्सलवाद से लड़ने के लिए कोबरा बटालियन है, वैसे ही जो विशेष रूप से पब्लिक एंटरप्राइजेस की रक्षा की जाए करने के लिए है, सामरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करने के लिए है, बंदरगाह हैं, रिफाइनरीज हैं, नौसैनिक अड्डे हैं, नाभिकीय प्लांट हैं, इनकी रक्षा करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड बल बनाया गया है जिसे नाम दिया गया है सागर प्रहरी बल। ये याद रखिएगा, ठीक है, सागर प्रहरी बल, इसको नाम याद रखिएगा। इसके अलावा अंडमान निकोबार में INS कुहासा, ये सब फैक्ट्स हैं बहुत सारे, आप जितने याद रख पाए। INS कुहासा नाम का एक एयरबेस बनाया गया है, ठीक है, एयरबेस बनाया गया है। ये भारत का तीसरा नौसैनिक हवाई अड्डा है या नौसैनिक सुविधा से जुड़ा केंद्र है, 4था एयरबेस के तौर पर जाना जा रहा है, ठीक है। तो इस INS कुहासा की स्थापना, ठीक, शिवपुर नामक क्षेत्र में अंडमान निकोबार के की गई है, जिससे हमारी तटीय सुरक्षा मजबूत होगी, ऐसा कहा जा रहा है, या तटीय सुरक्षा से जुड़े मामले मजबूत होकर उभरेंगे, इसको आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत आएंगी। विकासात्मक मुद्दे में आप छोटी सी बातें बता सकते हैं कि हम बंदरगाहों के विकास के लिए, ठीक, सागरमाला परियोजना को चला रहे हैं,
ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट है बंदरगाहों के विकास से जुड़ा, जिसका नाम है कौन सा, सागरमाला परियोजना, इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं सेतु समुद्रम परियोजना चलाई जा रही है दोनों तटों को जोड़ने के लिए, हालांकि ये परियोजना अब बंद हो गई है, तो इसका उल्लेख कर सकते हैं तटीय विकास से जुड़ा सेतु समुद्रम परियोजना, ठीक। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में एक्सपोर्ट हाउसेस का निर्माण किया जा रहा है, निर्यात केंद्र या एक्सपोर्ट हाउस बनाए जा रहे हैं, इसको आप विकासात्मक रणनीति के अंतर्गत बता सकते हैं, ठीक है। कूटनीतिक की जब बात की जाएगी तो हमने संयुक्त नौसेना अभ्यास किए हैं कई देशों के साथ हिंद महासागर में। हम तो चीन, सिंगापुर, श्रीलंका, इन सब के साथ नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, किए जाते हैं। आई थिंक जनवरी 2019 में सी विजिल 2019 नाम से एक अभ्यास 2 दिन का किया गया था, ठीक। ये बेसिकली ये दिखाने के लिए था कि समुद्री रास्ते से यदि हम पर हमला होगा तो हम उसकी रक्षा करने में या उसका जवाब देने में कितने सक्षम हैं, कितने परिपक्व हैं, इसको बताने के लिए ये काम किया गया था, ठीक है। इसके अलावा चाइना की इनसर्कलिंग इंडिया पॉलिसी या स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जवाब देते हुए भारत ने भी, ठीक, चीन ने यदि पाकिस्तान में ग्वादर बनाया है तो हमने ईरान में तारबहार, ठीक है, पोर्ट की स्थापना की है। हमने श्रीलंका के हब्बनबोटा के जवाब में श्रीलंका में बंदरगाह विकास की कोशिश की है। हमने बताया था हमने बर्मा के साथ कलादान जो मल्टी मोड ट्रांजिट फैसिलिटी है उसकी तरफ गए हैं। तो हमने भी ये कोशिश की है कि यदि चीन तटीय क्षेत्रों में अपने देशों के साथ या अपने मित्र देशों के साथ महत्वपूर्ण काम कर रहा है तो हम भी अपने तरीके से हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाएं। आपको पता होगा कि मोदी जी ने अपनी दूसरी टर्म जब शपथ ली थी तो उन्होंने बेसिकली तटीय देशों को फोकस करते हुए बिम्स्टेक, ये एक संगठन है, पहले ये देशों के नाम पर था, अब ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव से जुड़ता है जो सोशियो इकोनॉमिक टेक्निकल कोऑपरेशन से जुड़ा है। और एक संगठन और है जिसको मोदी जी ने जिंदा करने की कोशिश की है, जिसका नाम है आईओ रिम, इंडियन ओशन रिम या हिम तक्षेश, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय संगठन। तो इन संगठनों के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रभावी तरीके से हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा सकें या ठीक है। जब चीन द्वारा मालदीव संकट के दौरान जहाजों को भेजा गया था तो भारत ने भी अपने 10 से ज्यादा जहाज, तो हिंद महासागर के तटीय देशों पर, द्वीपीय देशों पर चीनी रणनीति का जवाब देने के लिए हम काम कर रहे हैं। चाहे श्रीलंका में अपने इच्छा अनुरूप सरकारों की स्थापना हो, चाहे मालदीव में मित्र सरकारों की स्थापना हो, तो वहां पर भी हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। तो ये सारे कूटनीतिक प्रयासों के अंतर्गत आएंगे और कूटनीतिक प्रयासों के अंतर्गत ही एक अंतिम प्रयास का नाम मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। वो है इंडियन ओशन में हाई रिस्क एरिया को, इंडियन ओशन में कौन से एरिया को, हाई रिस्क एरिया को, ठीक है, उच्च जोखिम क्षेत्र इसे कहा जाता है, ठीक, भारत की तटरेखा के पास लाया गया था, यानी हाई रिस्क एरिया 78 डिग्री, ठीक, आप क्या कहेंगे इसे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक ले आया गया था। भारत के दबाव में इसको वापस 65 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर भेजा गया है, यानी समुद्री डकैती के कारण जो उच्च जोखिम क्षेत्र भारत के तट के पास आ गया था उसको हमने वापस भारत के तट से दूर करने में सफलता पाई है। इस पर 2014 वगैरह में एक बार प्रश्न भी आ गया था, हालांकि अब ये इतना रिलेवेंट नहीं है, फिर भी जो जरूरी पॉइंट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये हाई रिस्क एरिया वाला कॉन्सेप्ट क्या है। तो कुल मिलाकर तटीय सीमाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर आप ये कहेंगे कि तटीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमने बहुआयामी रणनीति को अपनाया है। जैसे स्थलीय सीमा में आपने कहा था कि हम कारगिल के बाद जागे, तो वैसे ही आप कहेंगे कि भारत में जलीय सीमाओं की सुरक्षा का विचार 2008 के मुंबई हमले के बाद सबसे ज्यादा मुखर होकर सामने आया। और 2008 में 26 नवंबर 2008 आई थिंक जब मुंबई पर हमला हुआ और इसके लिए तटीय मार्ग से आतंकियों ने आने के लिए मार्ग का प्रयोग किया,
तब भारत सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल सिक्योरिटी सिस्टम यानी व्यापक तटीय सुरक्षा योजना को प्रस्तुत किया था। और ये सब बातें जो हैं इसको आप CCS के अंतर्गत लिख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव तटीय सुरक्षा प्रणाली। इसमें पुलिस स्टेशन होंगे, इसमें तकनीकी राडार्स होंगे, इसमें नर्व सेंटर्स होंगे, इसमें इंटरसेप्टर्स होंगे। तो आप बता दीजिएगा। और यदि पूछे CCS क्या है, क्यों लाया गया, तो आप बोलिए 2008 के हमले के बाद लाया गया और इसमें बेसिकली इन दो चीजों पर फोकस किया गया, एक सुरक्षात्मक रणनीति और दूसरा कौन सी रणनीति, तकनीकी का प्रयोग, काहे के लिए, सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया गया। तो अब तटीय सुरक्षा से जुड़े एक विशेष मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और उस विशेष मुद्दे का नाम है समुद्री डकैती, जिस पर अलग से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि समुद्री डकैती या मरीन पायरेसी क्या है और समुद्री डकैती किस तरीके से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है या बनती रही है, और इसके निगरानी के लिए, नियंत्रण के लिए हमने कौन कौन से प्रयास किए हैं, इस बारे में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये समुद्री डकैती, ये विचार क्या है। जिन लोगों को ये विचार नहीं पता है उन्होंने हॉलीवुड में एक मूवी देखी होगी, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। तो समुद्री डकैती का विचार कोई नया नहीं है। यूरोप में 15-16 सेंचुरी के बाद जब बड़े बड़े जहाज, व्यापारिक जहाजों का आना जाना शुरू हुआ, तो उन जहाजों को समुद्र में लूटने के लिए ही जो व्यवस्था कहेंगे, जो लुटेरों की टोली काम करने लगी, उन्हें समुद्री डकैत कहा गया। ठीक है, और कैरेबियन सागर जो है इसके लिए बहुत कुख्यात था। जब ट्रांस अटलांटिक ट्रेड होता था, यूरोप से अमेरिका की तरफ जो व्यापार होता था, ठीक है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग ट्रांस अटलांटिक के बाद इंडियन ओशन रूट है, और इंडियन ओशन रूट में क्योंकि पैसिफिक रूट बहुत डिफिकल्ट है, तो अमेरिका से भी यदि व्यापार होना है तो वह अटलांटिक और फिर इंडियन ओशन होते हुए एशिया तक जाता है, और अफ्रीका से होना है वो भी यहाँ से आता है, यूरोप से होना है वो भी यहाँ से आता है। तो चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, वो यदि एशिया से, जो सबसे बड़ी जनसंख्या का क्षेत्र, व्यापार करना चाहते हैं तो इंडियन ओशन रूट से जाना पड़ता है। तो इंडियन ओशन रूट के दोनों हिस्सों में, एक अरेबियन सी रूट में और दूसरा बे ऑफ बंगाल रूट में, हमने देखा कि समुद्री डकैतों का धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ने लगा। सबसे पहले समुद्री डकैतों ने वो वाले हिस्से को पकड़ा जहां पर नैरो एस्केप हो, प्रभाव ज्यादा हो, ठीक है। और इसी हिस्से के अंतर्गत हम आगे जाकर देखते हैं कि ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका है, इन जल संधियों पर समुद्री डकैतों का खतरा बढ़ने लगा। और ये जो इलाका है अफ्रीका का, यहां समुद्री डकैती सबसे ज्यादा दिखाई देती है। ये सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इन देशों वाला क्षेत्र है जहां समुद्री डकैती की समस्या सबसे ज्यादा देखी गई। और दूसरा इलाका जो समुद्री डकैती से जुड़ा हमने देखा, वो ये इंडोनेशिया से जुड़ा इलाका था। यहां पर समुद्री डकैती की समस्या गंभीर तौर पर देखी जाती है। तो दोनों हिस्से हिंद महासागर के समुद्री डकैती से जुड़े थे, और ये समुद्री डकैती किसी ना किसी रूप में भारत की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती थी। भारत के व्यापारिक जहाजों के लिए, भारत के ऑयल टैंकर्स के लिए, भारत के बंदरगाहों के लिए, सबके लिए सुरक्षा चुनौती की बात थी। तो दुनिया के देशों ने इस पर विचार करते हुए कि समुद्री डकैती धीरे धीरे क्या हो रही है, गंभीर हो रही है, 2008 में यूनाइटेड नेशन के प्रपोजल से, प्रस्ताव से, और याद रखिएगा ये प्रस्ताव बदलते रहते हैं, इनके नंबर चाहे आतंकवाद पर हो, तो पहला प्रस्ताव था 1851 प्रपोजल नंबर से एक ग्रुप का निर्माण किया जिसका नाम था CGPCS। ठीक, कॉन्टैक्ट ग्रुप, कॉन्टैक्ट मतलब जोड़ने वाला, ऑन पायरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सी, कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन द पायरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सी। समझ गए? इस ग्रुप का में हिंद महासागर के तटीय देश शामिल किए गए जिनको समुद्री डकैती से जुड़ा क्या था, खतरा था। ठीक, और इस ग्रुप को यह अधिकार दिया गया कि यह हिंद महासागर में उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां समुद्री डकैती का जोखिम सबसे ज्यादा है, जहां रिस्क सबसे ज्यादा है, यह उन क्षेत्रों की पहचान करेगा। ठीक, इस ग्रुप ने 2012 में
एक निर्णय लिया और ये कहा कि पहले जो खतरा था वो 65 डिग्री देशांतर तक था, पूर्वी देशांतर, लेकिन अब ये खतरा बढ़कर 78 डिग्री पूर्वी देशांतर तक चला गया है। अब यदि आप भारत को देखेंगे तो गुजरात 67 है। जैसे ही उन्होंने 78 डिग्री कहा, ये भारत का पूरा वेस्ट कोस्ट किसके दायरे में आ गया? हाई रिस्क एरिया में आ गया। अब हाई रिस्क एरिया में आ गया तो बेनिफिट ये रहा कि अब दुनिया भर के देशों ने कहा कि पूरा हिंद अरब सागर दायरे में आ गया है, तो भारत सहित देशों ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशंस चलाकर यहां से समुद्री डकैतों को भगाने का काम किया। लेकिन इस हाई रिस्क एरिया के भारत के तट के पास आ जाना हमारे लिए खतरनाक भी था। खतरनाक इसलिए था कि जैसे ही हाई रिस्क एरिया तट के पास आ गया तो सबसे पहली चीज ये रिस्क में है, तो अब यहां पर जो आपके क्या कहेंगे आर्थिक कार्य होंगे, जो यहां पर नौकाएं होंगी, जो यहां पर जहाज होंगे, उन सबको काम करने का बीमा जो रहेगा वो महंगा हो गया, क्योंकि जहां जोखिम ज्यादा होता है वहां इंश्योरेंस क्या हो जाता है? महंगा। तो भारत के तट पर आर्थिक गतिविधियां करना, व्यापारिक गतिविधियां करना महंगा हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत महंगा हो गया। दूसरी बात, चूंकि ये हाई रिस्क एरिया है तो इस हाई रिस्क एरिया में जहाजों को अपने साथ बंदूक लेकर जाने की अनुमति हो गई, और जब बंदूक वगैरह लेकर जाने की अनुमति हो गई तो कई बार गलतफहमी में इनके द्वारा कि ये डकैत तो नहीं है, दूसरे जहाजों को देखकर गोली चला दी जाती थी। ऐसी एक घटना केरल के 2 मछुआरों के साथ हुई जिनको इटालियन सबमरीन ने गोली मार दी। इसे एनरिका इंसिडेंट कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, केरल के मछुआरों को गोली मारने की घटना, यानी यहां पर जहाजों के बीच संघर्ष बढ़ने लगे। दूसरी प्रॉब्लम, और तीसरी प्रॉब्लम जो दिखाई दी तटों पर वो ये दिखाई दी कि चूंकि अब ये हाई रिस्क एरिया है तो यहां पर जहाज एक दूसरे के पास पास चलने लगे, यानी यहां किसकी समस्या आ गई? ट्रैफिकिंग की। ट्रैफिकिंग होगा तो क्या होंगे? एक्सीडेंट होंगे। एक्सीडेंट होंगे तो फिर क्या होगा? बीमा जारी करना पड़ेगा और बीमा और महंगा हो जाएगा। और इस तरीके से भारत ने ये कहा CGPCS ग्रुप में कि भाई ये आपने जो हाई रिस्क एरिया को बढ़ाया है ये कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा को आर्थिक और सामरिक दोनों तरीकों से चुनौती देता है, और अब जब हम लगातार प्रयास करते हुए समुद्री डकैती पर लगाम लगा लिए हैं तो इसको पीछे वापस किया जाना चाहिए। जब भारत ने लगातार दबाव बनाया तो दिसंबर 2015 में, 2012 में घोषित हुए थे, इसको वापस यहां से यहां ले जाया गया। यही मैंने अपने कूटनीतिक प्रयासों में बतलाया था, यानी हाई रिस्क एरिया वापस 78 से 65 पर चला गया, और जब 65 पर चला गया तो ये भारत के EEZ से कहां हो गया? बाहर हो गया। अब हम वहां तक जाकर सुरक्षा करें वो बात अलग है, लेकिन अब हम हाई रिस्क जोन में नहीं आते हैं। इसी पर एक बार प्रश्न आ गया था। अब ऐसे प्रश्नों का तो ईश्वर ही मालिक है, यदि इस ढंग से किसी आर्टिकल को बेस बनाकर वो प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित तौर पर ये प्रश्नों का जवाब देना उन्हीं लोगों के लिए संभव है जो रेगुलर मिलने वाले हिंदू के आर्टिकल्स को, इनसाइट्स को, एडिटोरियल्स जो आपके दृष्टि के उस पर आ रहे हैं, इन सबको गंभीर रूप से सुनते हैं और समझते हैं, तभी जवाब दे पाएंगे। ठीक, तो आप ये समझिए कि भारत ने समुद्री डकैती की समस्या से लड़ने के लिए क्या क्या किया है यदि पूछा जाए तो आप नोट करिएगा कि पहला काम जो हमने किया है कि हम CGPCS समूह का सदस्य बने हैं। ठीक, दूसरा काम, हमने समुद्री जो CGPCS समूह है उसके अंतर्गत एक वर्कफोर्स बना था, कार्यबल बना था जो समुद्री डकैती से जुड़ी जागरूकता फैलाने के लिए था। तो समुद्री डकैती से जुड़ी जागरूकता फैलाने वाले CGPCS समूह का हम अध्यक्ष बने हैं 2016 में। इसको याद रखिएगा। पहला CGPCS का समूह का सदस्य बनना, दूसरा CGPCS के अंतर्गत जागरूकता फैलाने वाले वर्कफोर्स का हम क्या बने? अध्यक्ष बने। तीसरा, 2012 के बाद हिंद महासागर में समुद्री डकैतों के खिलाफ जो लड़ाई हुई है उस लड़ाई का नेतृत्व भारत की नौसेना ने किया है। इंडियन नेवी प्लेज लीडरशिप रोल इन कंट्रोलिंग मरीन पायरेसी, इसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो हमारा चौथा प्रयास हमने बताया कि हम अपनी तटरेखा से दूर हाई रिस्क एरिया को ले जाने में सफल रहे, ये अपने आप में दिखाता है कि समुद्री डकैती की समस्या को हमने धीरे धीरे नियंत्रित किया है। हमने
माले सलहा, माले मालदीव की राजधानी है और सलहा दूसरी समुद्र तटीय इलाका है, तो माले सलहा को जोड़ने वाली जो समुद्र रेखा है यानी व्यापार रेखा है मान लीजिए या समुद्री मार्ग है, इसके दक्षिण में और पश्चिम में, साउथ में और वेस्ट में जहाजों के जाने पर रोक लगा दी है या जहाजों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये हमारे EEZ से जुड़ा इलाका है, इसके बारे में बताया जा रहा है। हमने अदन की खाड़ी तक नौसैनिक जहाजों के द्वारा हमारे रक्षा प्रदान की जा रही है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक। इसके अलावा हमने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी बना दी है, जिस कमिटी का काम है यदि जहाज वहाज को समुद्री डकैत बंधक बना लेते हैं तो उसे छुड़वाने के लिए काम करेंगे। तो समुद्री डकैती के तहत अपहृत किए गए जहाजों की रक्षा के लिए हमने अलग से एक समिति का निर्माण कर दिया है। ये सारी चीजें आप एक साथ यदि बताते हैं। इसके अलावा इंडियन ओशन में जो ज्वाइंट कमान बनाई जा रही है अंडमान एंड निकोबार में, वो भी समुद्री डकैती रोकने में सफल होगी। तो समुद्री डकैती की समस्या क्या है, इससे जुड़ा हाई रिस्क एरिया का विचार क्या है और इसे रोकने के लिए भारत ने क्या किया है, इन सारी चीज़ों को एकत्रित करके आप एक प्रश्न बना सकते हैं, वो मरीन पायरेसी से जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये मरीन पायरेसी का विषय है। तो अब तक हमने ये देखा कि भारत की बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़ी चिंताएं मूलतः लैंड बाउंड्री और वाटर बाउंड्री से ही जुड़ेंगी, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इन मॉडर्न वॉर सिनेरियो एयर बाउंड्रीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो एयर बाउंड्रीज से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं किस रूप में दिखाई दे सकती हैं भारत के संदर्भ में, वैश्विक संदर्भ में, वो अब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा टॉपिक हुआ एयर बाउंड्री, और एयर बाउंड्री की परिकल्पना दो अर्थों में ली जाती है। एक क्षैतिजिक यानी हॉरिजॉन्टल, ये हमने बताया था आपको एयर बाउंड्री, और दूसरी ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल एयर बाउंड्री। क्षैतिजिक एयर बाउंड्री से तात्पर्य है कि आपकी वायु सीमा का विस्तार लैंड और वाटर में कहां तक जाता है। तो ये कहा जाता है कि ऑल लैंड प्लस सॉवरेन वाटर, ये जो है ये आपकी हॉरिजॉन्टल एयर बाउंड्री है, यानी यहां तक के वायु क्षेत्र पर आपकी संप्रभुता होगी, यहां तक के वायु क्षेत्र में आपकी अनुमति के बिना कोई विमान, ठीक है, या कोई भी आकाशीय गतिविधि नहीं की जाएगी, उसका अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। वर्टिकल एयर बाउंड्री का मतलब लैंड और वाटर से नहीं है। वर्टिकल एयर बाउंड्री का मतलब है कि आपके, ठीक, आप ये कहेंगे स्थल से कितनी ऊंचाई तक आपकी एयर बाउंड्री जाती है। और ऊंचाई तक देखने के लिए हमने बताया था कि यदि ये अर्थ है तो यहां से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कर्मन रेखा को खोजा गया है और इस कर्मन लाइन को वर्टिकल एयर बाउंड्री की तरह परिभाषित किया गया है। कर्मन लाइन इज डिफाइंड एज द वर्टिकल एयर बाउंड्री, जो हमने कहा था कि मीजोस्फीयर के ऊपर आयनोस्फीयर की शुरुआत तक जाती है, जिसे कर्मन रेखा कहते हैं। 1969 इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि आउटर स्पेस ट्रीटी, बाह्य अंतरिक्ष संधि, ये आपको टेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है स्पेस में, इस संधि के तहत इसे रेखा बनाया गया है और यह कहा गया है कि 100 किलोमीटर के ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम स्पेस कहेंगे, नीचे का हिस्सा जो है उसे हम एयर बाउंड्री कहेंगे, यानी ये वायु क्षेत्र होगा, एयर स्पेस कहेंगे, और इसे अंतरिक्ष कहेंगे। ये वायु क्षेत्र कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, अंतरिक्ष। वायु क्षेत्र पर आपका नियंत्रण है, लेकिन जो अंतरिक्ष का हिस्सा है, स्पेस का जो इलाका है, उसे हम मानवीय गतिविधियों के लिए, कल्याणकारी गतिविधियों के लिए प्रयोग करेंगे, यानी उस पर किसी देश की संप्रभुता या क्षेत्राधिकार नहीं होगा, उसका कार्य मानवीय हित के लिए किया जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। नाउ इन 2014 देयर वाज वन क्वेश्चन जो वर्टिकल एयर बाउंड्रीज से जुड़े विवादों से जुड़ा था। वर्टिकल एयर बाउंड्रीज में यदि प्रश्न को एग्जैक्टली पढ़ पाऊं तो आप देखिएगा, उसमें लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन नियम सभी देशों को अपने भूभाग के ऊपर एयर स्पेस पर पूर्ण और अनन्य प्रभुता देते हैं, यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन रूल्स गिव कंप्लीट सोवरेनिटी टू द कंट्री ओवर देयर एयर स्पेस।
तो इस संदर्भ में आप आकाशीय क्षेत्र से क्या समझते हैं और आकाशीय क्षेत्र के प्रयोग के संदर्भ में कौन कौन सी चुनौतियां और खतरे हैं इस समय दिखाई दे रहे हैं। अब जब ये क्वेश्चन आया एयर स्पेस, तो आकाशीय क्षेत्र का मतलब आप क्षैतिजिक भी बताएंगे और क्या बताएंगे, ऊर्ध्वाधर भी। आप कहेंगे कि क्षैतिजिक संदर्भ में आकाशीय क्षेत्र से जुड़े खतरे और ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में आकाशीय क्षेत्र से जुड़े खतरे दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, और उन्हीं को हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्षैतिजिक क्षेत्र में एयर बाउंड्री का अतिक्रमण कैसे हो सकता है और वर्टिकली एयर बाउंड्री का अतिक्रमण कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एयर बाउंड्री के अतिक्रमण की हम बात करते हैं, और आपकी हॉरिजॉन्टल एयर बाउंड्री यानी आपके वायु क्षेत्र के अंतर्गत अतिक्रमण जो हो सकता है वो अतिक्रमण हो सकता है टोही विमानों से, जासूसी विमान जो होते हैं, ठीक है, पायलट रहित विमानों से। आपने सुना होगा भारत में भी लक्ष्य, निशांत, है ना, जैसे ढेर सारे विमानों के नाम लिए जाते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं, ठीक। इसके अलावा टोही विमान, इनके अलावा आजकल एक नई परंपरा आ गई है जिसको क्या कहा जा रहा है, ड्रोन। तो ड्रोन इकाइयों के माध्यम से आपके एयर स्पेस को क्या किया जा सकता है, वायलेट किया जा सकता है। यानी जैसे हमारे हवाई जहाज, आपने सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के वायु क्षेत्र में क्या किए, प्रवेश किए, ठीक है। तो आजकल एक शब्द और आ गया है जिसका नाम है कौन सी स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन आप बोलेंगे सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी नहीं एयर से ही हो, सर्जिकल स्ट्राइक लैंड से भी हो सकती है, लेकिन अभी मेनली मेजरली जो देखा जा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक वो इसी के थ्रू देखी जा रही है, ठीक। इसके अलावा आपके एयर स्पेस का अतिक्रमण किया जा सकता है रडार प्रणालियों के माध्यम से। तो रडार सिस्टम्स जो होते हैं डिफरेंट प्रकार के, वो आपके एयर स्पेस में जो गतिविधियां हो रही हैं उनको भी कैच कर सकते हैं। तो इफेक्टिव रडार प्रणालियां, जैसे भारत ने एक प्रणाली बनाई है अवाक्स, एयरबोर्न वार्निंग एंड एयर कंट्रोल सिस्टम, इजराइल से लिया है, एयरबोर्न वार्निंग एंड एयर कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो अवाक्स प्रणाली है, आप इसके माध्यम से भी ये बता सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं आपके हॉरिजॉन्टल एयर स्पेस को क्या कर सकता है, अतिक्रमित कर सकता है। आजकल हम जापान सागर में देख रहे हैं सैन्य अभ्यास के नाम पर एयर बाउंड्रीज को अतिक्रमित किया जा रहा है। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस का नाम आप बता सकते हैं कि इनके माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन एक जो सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट आया है एयर बाउंड्रीज से जुड़ा हुआ, उसको ध्यान दीजिएगा। और वो पॉपुलर कॉन्सेप्ट जो है, यहां पर यदि ये साउथ चाइना सी, जापान सी, इसको हम देख रहे हैं, तो इन जगहों पर एक कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट का नाम है ADIZ, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। अब ध्यान से सुनिएगा, ये ADIZ की परिकल्पना क्या है। दुनिया के जो ताकतवर देश हैं वो अपनी इस सीमा से बाहर, मतलब जहां तक उनकी वायु सीमा है उससे बाहर के हिस्से में अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर देते हैं। मतलब भारत अपने लड़ाकू विमान यहां तक तैनात कर सकता है। तो आप मान लो भारत ने अपना एक लड़ाकू विमान कहां तैनात कर दिया है, यहां बाहर पे तैनात कर दिया है, और वहां के एयर पे वो लड़ाकू विमानों को तैनात करने के पीछे तर्क ये देते हैं कि हमारी एयर स्पेस की सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए हम कर रहे हैं। यदि यहां पर सॉवरेन वाटर के वहां पर ऐसे जहाज हो सकते हैं, तो वैसे ही हम उसकी हवा में क्या भेज सकते हैं भाई, नीचे पे जैसे जहाज हो सकते हैं फ्री वाटर के आसपास, फ्री वाटर मतलब 200 नॉटिकल माइल के बाद, तो वैसे ही हम अपने सॉवरेन वाटर के बाहर, ठीक है, ये जहाज तो यहां होंगे 200 नॉटिकल माइल के बाहर, तो हम सॉवरेन वाटर के ऊपर वाले हिस्से में क्या भेज सकते हैं, या लैंड के ऊपर वाले हिस्से में। भाई कई जगह वाटर नहीं होगा, जैसे 2 लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो अपनी क्या कहेंगे, क्षैतिजिक वायु सीमा से आगे जाकर अपने लड़ाकू विमानों को तैनात करना और उस क्षेत्र को घोषित करना एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। ये परंपरा महाशक्तियों के अंतर्गत बढ़ रही है। अमेरिका ने कैरिबियन सी में, चीन ने कहा जापान सी में, साउथ चाइना सी में अपने सॉवरेन वाटर टेरिटरी से आगे जाकर एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाए हैं और वहां पर अपने लड़ाकू विमानों को क्या किया है, तैनात किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो ADIZ की परिकल्पना है, ये भविष्य में प्रश्न का हिस्सा बन सकती है कि इसके माध्यम से लोग अपनी हॉरिजॉन्टल एयर बाउंड्री को अतिक्रमित खुद ही कर रहे हैं। मतलब बाहर से कोई नहीं आ रहा, आप खुद ही उसके बाहर जा रहे हैं, और इसके कारण वायु सीमाओं से जुड़ा संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। तो ये भी आप एक तरीके से हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज के किसके अंतर्गत बता सकते हैं,
इंक्रोचमेंट के अंतर्गत बता सकते हैं। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज की इंक्रोचमेंट का एक तरीका और हो सकता है, हालांकि वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में आएगा, जो साइबर अटैक्स हैं। अब साइबर अटैक्स आड़े हो रहे हैं या ऊपर से हो रहे हैं ये बताना बड़ा मुश्किल है, तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के अंतर्गत आएगा। पर आप ये बताइए कि ये सारी चिंताएं भारत सहित सभी देशों की वायु सीमाओं से जुड़ी चिंताएं हैं, एयर बाउंड्रीज से जुड़ी चिंताएं हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, ये कॉमन चिंताएं हैं, ठीक है। अब वर्टिकल एयर बाउंड्री की जब बात की जाती है, हॉरिजॉन्टल की जगह अब हम किस पे आ गए, वर्टिकल, खड़ी वाली सीमा पर। तो वर्टिकल एयर बाउंड्री का इंक्रोचमेंट कैसे होगा? इसका इंक्रोचमेंट ऐसे होगा कि आपके आकाश 100 किलोमीटर के ऊपर के आकाश में आकर किसी ने अपना क्या डाल दिया, सैटेलाइट डाल दिया। बात समझ रहे हैं कि भाई 100 किलोमीटर के ऊपर तक आप हो, तो मान लो ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, इंडिया के पास स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, ये 100 किलोमीटर की लाइन है, तो यहां तक का स्पेस इंडिया का, यहां तक का स्पेस पाकिस्तान का। इंडिया यहां से ले गया अपना सैटेलाइट, यहां बिठा दिया पाकिस्तान के एयर स्पेस पे, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो है नहीं। तो वर्टिकल एयर बाउंड्रीज का इंक्रोचमेंट हो रहा है, आप कहेंगे किसके रूप में, स्पेस टेक में, यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो संपन्न देश हैं उनके द्वारा हो रहा है। और ये संपन्न देश ठीक अंतरिक्ष में सैटेलाइट कंपटीशन को देखते हुए अपने वर्टिकल एयर स्पेस से आगे, मतलब बाजू में जाकर दूसरी के ऑर्बिट्स में भी क्या लगा दे रहे हैं, सैटेलाइट्स लगा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्पेस में, अब ध्यान समझिएगा, इसे स्पेस कोलोनाइजेशन यानी अंतरिक्ष उपनिवेशवाद की स्थिति कहा जा रहा है। क्योंकि 100 किलोमीटर के ऊपर के स्पेस में किसी का जाना गलत है, लेकिन वहां पर यदि ताकतवर शक्तियां जा रही हैं तो वो स्पेस कोलोनाइजेशन माना जा रहा है। इसी स्पेस कोलोनाइजेशन यानी अंतरिक्ष उपनिवेशवाद का उदाहरण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को माना जा रहा है, जो 400 किलोमीटर प्लस की ऊंचाई पर लगाए जा रहे हैं। अब ये अमेरिका रूस के ऊपर के स्पेस पे तो है नहीं, और ये कहा जा रहा है कि इसका लाभ पहले वो देश उठाएंगे जो इसको लगा रहे हैं, बाद में सबको मिलेगा। तो फिर मानव कल्याण की बात कैसे हुई? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना भी वर्टिकल एयर स्पेस बाउंड्री का क्या है, उल्लंघन है। इसके अलावा जो स्पेस ट्रैफिकिंग की समस्या हो रही है कि स्पेस में उपग्रहों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, यह भी वर्टिकल बाउंड्री के उल्लंघन से ही जुड़ा मामला है। जो स्पेस पोल्यूशन की समस्या हो रही है वो भी वर्टिकल एयर बाउंड्री के उल्लंघन से जुड़ा मामला है। और इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए यह बात की गई कि क्या वर्टिकल स्पेस बाउंड्री को यानी आकाशीय क्षेत्र को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में भी इंक्रोचमेंट हो रहा है और वर्टिकल में भी इंक्रोचमेंट हो रहा है। और फिर उसी एयर स्पेस की बैंडविड्थ को यूज करते हुए, जो आपकी बैंडविड्थ है, उस बैंडविड्थ पर यदि कोई दूसरा देश अपनी गतिविधियां करने लगे तो इसको क्या, कौन सी प्रॉब्लम कहेंगे कि दो देश जो है एक ही बैंडविड्थ के लिए आपस में क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो यहां पर वो स्थिति भी आ सकती है जहां पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बैंडविड्थ को लेकर देशों के बीच क्या नजर आएगी, प्रतिस्पर्धा नजर आएगी। संचार उपग्रहों के द्वारा बैंडविड्थ का प्रयोग किसके द्वारा कौन सा, हालांकि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसको रेगुलेट करता है, लेकिन अभी स्थितियां ये आ रही हैं कि बैंडविड्थ में ओवरलैपिंग की समस्या भी दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि दो देश एक दूसरे के कम्युनिकेशन के कोड्स को या कम्युनिकेशन की स्थितियों को सुनने की किसमें स्थिति में है। तो यहीं से साइबर जासूसी की समस्या आ जाएगी, साइबर हमलों की समस्या आ जाएगी, ई बॉम्बिंग की समस्या आ जाएगी। यानी
वर्टिकल एयर स्पेस से आप साइबर अटैक्स की समस्या, ठीक है, साइबर वॉर की समस्या, ई बॉम्ब्स की समस्या, साइबर हमलों की समस्या, इन सब का भी उल्लेख कर सकते हैं। तो हालांकि इसमें बहुत इमेजिनेटिव होकर आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन भाई यही तो क्रिएटिविटी है कि आप सोचकर पता करें कि भविष्य में ये चुनौतियां हो सकती हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड की ज्यादातर मूवीज तो इन्हीं परिकल्पनाओं पर बनती है, चाहे हॉरिजॉन्टल इंक्रोचमेंट हो चाहे वर्टिकल इंक्रोचमेंट हो। अब वो थोड़ी होता है कि लैंड बाउंड्री और एनिमी बिहाइंड लाइन जैसी मूवी बने, वो तो बहुत पुरानी हो गई। एक और जो वर्टिकल एयर बाउंड्री का इंक्रोचमेंट है सबसे बड़ा, वो है एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आज दुनिया भर के देशों द्वारा प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणालियों का विकास किया गया है, जहां दुश्मन की मिसाइल को अंतरिक्ष में ही क्या किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। बताया था मैंने, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो स्पेस में जाकर फिर आती हैं। तो अमेरिका ने, इजराइल ने, रूस ने, चाइना ने, अब भारत ने भी अपना एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है। तो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहां लगाया जाएगा? 100 किलो, भाई जो आपका स्पेस है वहां पर। तो आपने वर्टिकल एयर बाउंड्री का क्या कर दिया? अतिक्रमण कर दिया, ठीक है। और उसके बाद एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की परिकल्पना जो हमने बताई है कि इसके अंतर्गत भी वर्टिकल एयर बाउंड्री का क्या हो रहा है? इंक्रोचमेंट हो रहा है। जो दुनिया भर की कौन सी प्रणालियां हैं? जीपीएस प्रणालियां हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। कहीं पर गैलीलियो है, चीन का अलग नाम है, भारत का नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये प्रणालियां भी वर्टिकल एयर बाउंड्री का क्या कर रही हैं? उल्लंघन कर रही हैं। तो इन सारी चीजों को आपको समझना है, तो आपको डिफेंस टेक, स्पेस टेक जो टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं वहां से उसको उठाना पड़ेगा। मैंने यहां पर इनका मेंशन किया, आपके मन में भाव आ सकता है कि सर ये सब समझा दो, तो ये सब टेक्नोलॉजी में समझने वाली बातें हैं, ये डिफेंस में सिर्फ इनका मेंशन करना ही पर्याप्त है। तो अंतिम रूप से आप ये कहेंगे कि जैसे जैसे तकनीकी विकास बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वायु सीमाओं के अतिक्रमण की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ये मूल रूप से लड़ाकू विमानों, खोजी विमानों, जासूसी विमानों और क्या कहेंगे हम, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी आधुनिक तकनीकों से संबद्ध हैं। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी, कौन कौन सी? 3 टेक्नोलॉजी का नाम लेना आप। एक डिफेंस टेक्नोलॉजी, दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी और तीसरा है ICT। तो जैसे जैसे रक्षा प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी और तीसरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास होगा, वायु सीमा के अतिक्रमण की चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। इस ढंग से कभी भविष्य में प्रश्न बन सकता है, ये आप बता सकते हैं एयर बाउंड्रीज इंक्रोचमेंट के अंतर्गत। अब इसी इंक्रोचमेंट को आप इंडिया के कंसर्न में और हाईलाइट करेंगे और आपसे कहा जाए कि भारत के संदर्भ में वायु सीमा से जुड़ी चुनौतियां कौन सी हैं, तो आप कहेंगे कि भारत के संदर्भ में भी वायु सीमा से जुड़ी चुनौतियां दोनों स्तरों पर दिखती हैं। एक क्षैतिजिक वायु सीमा से जुड़ी चुनौतियां और दूसरी ऊर्ध्वाधर वायु सीमा से जुड़ी चुनौतियां। लेकिन ये वायु सीमा से जुड़ी जो चुनौतियां, याद रखो हमने जो भी सीमा चुनौतियां कही थी, चाहे वाटर में हो चाहे एयर लैंड में हो, हमने कहा था इसमें 2 बातें होती हैं। एक तो सीमाओं की प्रकृति और दूसरा अंतरराष्ट्रीय संबंध। क्लियर है? तो हमने प्रकृति तो बता दी कि हॉरिजॉन्टल हो तो ऐसी दिक्कत हो सकती है, वर्टिकल। संबंधों के अंतर्गत दिक्कत यह है कि भारत की वायु सीमा मूल रूप से चाइना और पाकिस्तान जैसे हॉस्टाइल देशों से जुड़ती है, और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि ना सिर्फ चाइना बल्कि पाकिस्तान भी, ठीक, आप क्या कहेंगे, लड़ाकू विमानों के संदर्भ में भारत से बेहतर स्थिति में। यानी पाकिस्तान का जो लड़ाकू विमानों का बेड़ा है उसके बारे में कहा जाता है दैट देयर एयर स्ट्राइक कैपेसिटी या कैपेबिलिटी इज एट पार टू इंडिया, और सम पीपल से इट इज रादर देन सुपीरियर टू इंडिया। ठीक है, तो यह माना जा रहा है कि इन दोनों की वायु सीमा जो है, वो वायुसेना जो है वो हमसे लड़ने की स्थिति में है। चीन की बेहतर स्थिति में और पाकिस्तान की भी एट पार या बेहतर स्थिति में है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। दूसरी बात यह है कि यदि 2.5 मोर्चे की लड़ाई या 2 मोर्चे की लड़ाई शुरू हो जाती है, यानी चीन और पाकिस्तान एक साथ एयर स्ट्राइक करते हैं, तो हमारे पास इतने लड़ाकू बेड़े नहीं हैं कि हम दोनों से मिलकर लड़ाई कर सके। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत को 2027 से 2032 के बीच
42 वायुसेना के, एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस की जरूरत होगी। स्क्वाड्रंस मतलब यूनिट से की तरह बोलते हैं। वर्तमान में इन स्क्वाड्रंस की संख्या 31 है, लेकिन 2027 तक इनकी संख्या घटकर 29 रह जाएगी। तो 29 रहने के बाद हमें 42 तक जाने के लिए 13 स्क्वाड्रंस की क्या होगी, जरूरत होगी। ये फैक्चुअल डेटा है जिसके संदर्भ में आप बात कर सकते हैं। हालांकि रक्षा से जुड़े डेटा बहुत स्पष्ट रूप से जाहिर नहीं होते, तो जो जानकारी है उसके संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं। एक और आलोचना यह की जाती है कि भारत में लड़ाकू विमानों से जुड़े जो सौदे हैं वो अभी राजनीतिक उठापटक के दौर में हैं। राफेल विमानों का सौदा, ठीक सही गलत जो भी स्थितियों में रहा हो, अभी भी राजनीतिक विवादों के केंद्र में हैं। और जितने विमान हमको मिल जाने थे, अभी उतने विमान समय से हमें मिल नहीं पाए हैं। तो हमने जो 36 राफेल विमानों का सौदा किया है, जब तक वो पूर्ण रूपेण हमारी सेना का हिस्सा नहीं बन जाते, हमारे पास चिंता का मुद्दा मौजूद है। दूसरी बात, हमारी पूरी एयर स्ट्राइक कैपेसिटी इंडिजीनियस नहीं, मतलब फॉरेन डिपेंडेंट है। मतलब हमारे सारे लड़ाकू विमान जब आप डिफेंस में पढ़ते हैं तो हर तरीके, कभी रूस से लिया, कभी फ्रांस से लिया, कभी ब्रिटेन से लिया, अब अमेरिका से हम ले सकते हैं, हालांकि पाकिस्तान के सारे। तो आप ये पढ़ते हैं ना कि रूस से कौन सा विमान लिया, मिराज लिया, तो फ्रांस से कहां से कौन से विमान, राफेल लिया तो अभी हमने फ्रांस से लिया, रूस से कौन सा लिया, सुखोई लिया, तो ऐसे अलग अलग नाम आते हैं। तो इन देशों पर निर्भर है, यानी इंडिजीनियस हम लड़ाकू विमान बनाने की स्थिति में नहीं है। एक बहुत रोचक तथ्य है कि आई थिंक 1998 के आसपास की बात है, जब वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत ने अपना पहला लड़ाकू विमान बनाया है। उस लड़ाकू विमान को LCA, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट नाम दिया गया था। ये उस समय की बात है, 98-99 की, मतलब आज से 20 साल हो रहे हैं लगभग। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, उसको बाद में तेजस नाम दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर ने इसको बनाया और ये कहा गया कि ये दुनिया का सबसे छोटा लड़ाकू विमान होगा। ये लड़ाकू विमान आज भी पूर्ण रूपेण भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं बन पाया है। तो आप R&D के स्तर पर, लड़ाकू विमानों के विकास के स्तर पर विदेशों में निर्भरता और स्वदेशी तकनीक की कमियों के बारे में बात कर सकते हैं। राजनीतिक विवादों से परे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की क्या स्थिति है, आप ये जान ही रहे हैं कि वो राफेल की असेंबलिंग का काम भी उसको ना देकर, आपने सुना होगा, अंबानी की किसी कंपनी को दिया गया। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जुड़े कर्मचारी, वैज्ञानिक, ये सब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं दबे मुंह, ठीक आलोचना तो कर ही रहे हैं कि स्वदेशी उस पर या तकनीक पर या स्वदेशी वैज्ञानिकों पर ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा है। हालांकि आप इसके पक्ष विपक्ष में अपनी राय रख सकते हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि HAL जैसी संस्था पर सरकार का भरोसा ना होना या HAL जैसी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा काम ना करना, ये दिखाता है कि हम एयर स्ट्राइक के संदर्भ में स्वदेशी तकनीकों के विकास को लेकर बहुत क्या कहेंगे, जागरूक नहीं है। और एयर स्ट्राइक के अंतर्गत दूसरी चीज होती है एयर इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन मतलब विदेशों से जो आ रहा है उसको पकड़ लें, उसके लिए राडार प्रणालियां हैं। तो राडार प्रणाली के अंतर्गत भी स्वदेशी जैसी कोई बात नहीं है। जिस राजेंद्र राडार को हमने लड़ाकू विमानों पर लगाया है, वहां से लेकर अवाक्स प्रणाली तक सब कहां से ली गई हैं, इजराइल से ली गई हैं। तो एक दो राडार हमने खुद के बनाए हैं, आपने डिफेंस में पढ़ा होगा, लेकिन बड़ी राडार प्रणालियां, बड़े लड़ाकू विमान, ठीक, बड़े टोही विमान, एयर रिफ्यूलिंग विमान जो AI-76 वगैरह जिसकी हम बात करते हैं, ब्रिटेन से हवा में रिफिल होने वाले विमान, ये सब अभी भी पूर्णतः विदेशी तकनीक पर या विदेशी संदर्भ में निर्भर हैं। और पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में बजट आवंटन में कटौती की भी स्थितियां बनी थी, या जितनी बढ़ोतरी होनी थी उतनी नहीं हुई है, जिसका सबसे ज्यादा विरोध वायुसेना ने किया है। उनका कहना है कि उनको जिस मात्रा में संसाधन की जरूरत है उसका 1/5 भी उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो बजट कटौती की स्थितियां भी गंभीर हैं। और अब कोविड के बाद तो आप परिस्थितियां जान ही रहे हैं, तो इसमें हम कितना काम एयर डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कर पाएंगे, इसमें बहुत संभावनाएं दिखाई नहीं देती। तो यदि हमको वास्तव में विश्व में एक प्रभावी स्थिति क्या कहेंगे एयर डिफेंस के संदर्भ में बनानी है, तो हमको R&D पे काम करना पड़ेगा, हमको बजट पर काम करना पड़ेगा, हमको इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा,
या फिर हमको प्रिक्योरमेंट जो खरीद है उसको समय से पूरा करना पड़ेगा, जो रक्षा सौदे उनको जल्दी से जल्दी अमल में लाना पड़ेगा, जो बेड़े हैं उनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स आप सजेशन में बता सकते हैं कि इन सजेशंस को अपनाकर ही हम किसी ना किसी रूप में वायु सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वायु सीमाओं से जुड़ा मामला हुआ। तो बॉर्डर मैनेजमेंट के अंतर्गत लैंड, वाटर, एयर बाउंड्रीज के इंडिविजुअल मैनेजमेंट के बाद आजकल टेक्नोलॉजी से जोड़कर बॉर्डर मैनेजमेंट पर बहुत चर्चा की जा रही है। और एक मुद्दा पिछले कुछ समय से बहुत चर्चा में है कि क्या हम अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग सीमाओं की सुरक्षा में कर सकते हैं, सीमाओं के प्रबंधन में कर सकते हैं। तो यही भविष्य में एक प्रश्न भी बन सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने, ठीक है, एक कमिटी का निर्माण किया है होम मिनिस्ट्री के नेतृत्व में, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, इसरो, ये सब शामिल हुए हैं, जो इस बात की फिजिबिलिटी को देखेगा दैट हाउ स्पेस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। ये प्रश्न का विषय है। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो पृष्ठभूमि में आप दो बातें बताइए बैकग्राउंड में। पहला, अमेरिका, चाइना, रशिया, इजराइल जैसे देश, ठीक, स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी डिफेंस कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए भी ये ज़रूरी था कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ पर करें? ठीक है, अपनी डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाने में करें। 2007 में ही चाइना ने एसेट मिसाइल का विकास कर लिया था। एंटी सैटेलाइट मिसाइल बोलते हैं, यानी ऐसी मिसाइल जिसके माध्यम से आप दुश्मन के सैटेलाइट्स को क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉर की स्थिति में दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम करने के लिए ये मिसाइल्स वगैरह बहुत उपयोगी हो सकती हैं। इसके अलावा चाइना ने अभी अभी इंडियन ओशन में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मतलब तैरता हुआ प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां से वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल को क्या कर सकता है? लॉन्च कर सकता है। इससे हमारी सुरक्षा चिंताएं क्या हो चुकी थी? बढ़ चुकी थी। ठीक है, हमने अभी तक स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मिसाइल जो लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके मिसाइल बनाई थी कि भाई लॉन्च व्हीकल है, तो हमने जो पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश बनाया था, उनका निर्माण हमने किया था किसके आधार पर? एसएलवी और एएसएलवी के आधार पर। और फिर पीएसएलवी के आधार पर हमने फिर आगे जाकर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी सूर्या की परिकल्पना की थी। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश जो थे वो किस पर बेस्ड थे? हमारे जो छोटी रेंज की मिसाइल्स थी हमारी, बेसिकली वो हमारी बेस थी एसएलवी और एएसएलवी पर। फिर पीएसएलवी से हमने इंटरमीडिएट रेंज आईआरबीएम बनाई, और फिर उसी को विस्तार देते हुए पीएसएलवी से ही हमने क्या बनाई? आईसीबीएम। और पीएसएलवी के बाद आपको पता होगा कि हमने अपना क्रायोजेनिक इंजन यूज करके जीएसएलवी की परिकल्पना लाया। तो पीएसएलवी से आईआरबीएम हुआ, तो जीएसएलवी से यह साबित हो गया कि अब हम आईसीबीएम की स्थिति में हैं। और यही एक जगह थी जहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी गंभीरता से किसके साथ जुड़ रही थी? डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना है, जो पहचान प्रणाली को मजबूत बनाना है, विजिलेंस सिस्टम की बात करें, ठीक, जो सूचना प्राप्ति को मजबूत बनाना है, इंटेलिजेंस को मजबूत बनाना है, गोपनीय सूचनाओं की प्राप्ति जिनको कहते हैं उसको मजबूत बनाना है, जो नेविगेशन सिस्टम का डेवलपमेंट करना है, यानी नेविगेशन सिस्टम को हमको क्या करना है? विकसित करना है, या प्रभावी संचार प्रणाली को हमको डेवलप करना है,
इन सारे क्षेत्रों में स्पेस टेक्नोलॉजी की जो हमारी बढ़त है, जैसे भारत दुनिया में सबसे प्रभावी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का बेड़ा रखता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में भी भारत के पास प्रभावी सैटेलाइट्स हैं। हमारे ऐसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी हैं जिनका रेजोल्यूशन 1 मीटर से छोटा है, और 1 मीटर से छोटे रेजोल्यूशन के जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उनका प्रयोग टोही विमान यानी जासूसी के लिए भी किया, विमान कह रहा हूं, टोही यानी जासूसी के लिए भी किया जा सकता है। ये सारी प्रगतियां होते हुए भी, या ये सारे स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये सारे विकास होते हुए भी हम इसको प्रभावी तौर पर डिफेंस में ले जाने में असफल रहे। और इसी बैकग्राउंड में हमने ये निर्णय लिया कि अब हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट्स को कहां लेकर जाया जाए, डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत लेकर जाया जाए। इस संदर्भ में गृह मंत्रालय ने एक समिति बनाई, एक कार्यबल बनाया, आप बोल लीजिए समिति बनाई या क्या बनाया, वर्कफोर्स बनाया, जिसे इस बात की निगरानी करनी थी कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग डिफेंस टेक्नोलॉजी में किया जा सकता है। इसमें डिफेंस, ठीक, आपका स्पेस डिपार्टमेंट, ठीक है, तो इसमें आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े लोग, इसमें अंतरिक्ष विभाग से जुड़े लोग, और इसमें होम मिनिस्ट्री के बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़े लोग, सीमा प्रबंधन विभाग है कि नहीं, तो अंतरिक्ष विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, रक्षा विभाग, इनसे जुड़े पदाधिकारियों को शामिल किया गया। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात को ये बताया कि हमें बॉर्डर मैनेजमेंट में ठीक स्पेस टेक के प्रयोग के लिए हमें बॉर्डर मैनेजमेंट में स्पेस टेक के प्रयोग के लिए एक 5 ईयर प्लान बनाना चाहिए जिसके 3 फेज होंगे। फेज 1 इसके अंतर्गत, ठीक है, तो मतलब माइक्रो, मीडियम और लॉन्ग 3 चरणों में इसको किया जाएगा। तो फेज 1 जहां हम शॉर्ट टर्म नीड को देखेंगे, यानी हमारी तात्कालिक जरूरतें कौन सी हैं, इसके अंतर्गत सीमा सुरक्षा जो बल हैं, फोर्सेस हैं, उनको हाई रेजोल्यूशन कैमरे दिए जाएंगे, ठीक है, और एक निर्धारित बैंडविड्थ दी जाएगी संचार के लिए जहां से उनका संचार गोपनीय रूप से हो सके। मैं फिर से कह रहा हूं, निगरानी के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे और गोपनीय संचार के लिए डेडिकेटेड बैंडविड्थ हमारे सैटेलाइट्स जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं उनसे प्रदान की जाएगी। ये शॉर्ट टर्म की बात थी। मिड टर्म की आवश्यकताओं के अंतर्गत यह कहा गया कि हम डेडिकेटेड सैटेलाइट, यह मिड टर्म जरूरत है, मतलब मध्यकालिक जरूरतों के अंतर्गत समर्पित उपग्रह, ठीक है, इसरो के माध्यम से भेजेंगे जो सिर्फ डिफेंस फोर्सेस, बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्सेस के उपयोग के लिए ही निगरानी तंत्र, बैंडविड्थ की आवश्यकता, संचार की आवश्यकता, इन सबको पूरा करेगा। तो इसरो एक डेडिकेटेड उपग्रह के तौर पर इससे काम करेगा, ठीक है। इसी संदर्भ में एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट एमीसेट PSLV 45 से भेजा भी गया है, आपने देखा होगा, PSLV C45 से एमीसेट नाम का उपग्रह हमने भेजा है। और ये एमीसेट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, EIS इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, जो दुश्मन के राडार सिस्टम पर नजर रखने का, दुश्मन की लोकेशन पर नजर रखने का, मूवमेंट पर, सीमाओं पर ह्यूमन मूवमेंट पर नजर रखना, ये सारे काम को करेगा। लॉन्ग टर्म के तहत तीसरा चरण जो रहेगा लॉन्ग टर्म चरण रहेगा, और लॉन्ग टर्म चरण में उन्होंने ये कहा है कि गृह मंत्रालय नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की तरफ जाएगा। अब ये इसमें उनका बड़ा मतलब हवाबाई बात है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के विकसित करेगा। इसका मतलब ये है
कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको डिफेंस एजेंसीज, स्पेस एजेंसीज, सारी एजेंसीज शेयर कर सकें, मतलब हम एक कॉमन नेटवर्क बना लेंगे जिसको लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से विकसित कर सकें, तो हमको अलग से काम करने की जरूरत ना हो। इस तरीके से ये 3 फेज सिस्टम की उन्होंने सिफारिश की है, जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसी समिति ने ये कहा कि हम चाहें तो अपने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS, जिसे नाविक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नाविक, तो हमारे खुद के क्या कहेंगे, GPS प्रणाली, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या नाविक का प्रयोग हम सूचनाओं के संग्रहण के लिए, निगरानी रखने के लिए कर सकते हैं। इस बारे में भी बात की जा रही है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास जो कार्टोसेट रिसोर्स सेट जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, कार्टोसेट सीरीज है रिमोट, ठीक है ना, तो दुश्मन के क्षेत्रों की मैपिंग के लिए, दुश्मन के क्षेत्रों पर निगरानी करने के लिए हम इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का प्रयोग, इससे जुड़े हाई रेजोल्यूशन कैमरेज को यूज करते हुए हम दुश्मन के क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्रों की फोटो ले सकते हैं, उनकी मैपिंग कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान इस तरीके के सैटेलाइट से प्राप्त इमेजेस ने हमारी बहुत मदद की थी, तो इस बारे में भी बात की गई है। कुल मिलाकर उनका यह कहना था कि अभी तक हमारी सीमा पर जो बल हैं वो रॉ की, IB की या इनकी इंटेलिजेंस पर काम करते थे, ठीक है, कि ये लोग सूचना देंगे तब फिर, या लोकल इंटेलिजेंस पर काम करते थे। अब ये स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनको सूचनाएं मिलेंगी और ये इन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशंस के द्वारा अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में सफल होंगे। ये माना जा रहा है किसके अंतर्गत, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग के अंतर्गत। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, भारत ने, अब ये तो आप बताएंगे कि इसके अंतर्गत ये पृष्ठभूमि थी, इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमने ये क्या किया, काम किया। तो यदि हम भारत की करंट कैपेसिटी की बात करें, जहां पर भारत स्पेस टेक को यूज कर रहा है डिफेंस के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 2 तो डेडिकेटेड, 2 समर्पित सैन्य उपग्रह हैं, उसके अलावा हमारे जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उनका प्रयोग हम मानचित्रण के लिए, मैपिंग के लिए या दुश्मन के क्षेत्रों की फोटोग्राफी के लिए, इसके लिए कर रहे हैं। लेवल 3 पर आप ये बता सकते हैं कि भारत ने भी मिशन शक्ति के अंतर्गत, ये मोदी जी की बड़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट थी, एसेट का परीक्षण कर लिया है। एसेट मतलब एंटी सैटेलाइट प्रणाली, यानी भारत ने भी मिसाइल द्वारा, ठीक, लोअर ऑर्बिट में दुश्मन के उपग्रह यानी किसी उपग्रह को मार गिराने में सफलता पाई है। तो ई वॉर की स्थिति में अब हम भी चाइना के सैटेलाइट्स को डाउन करने की स्थिति में है, जो चाइना ने 2007 में किया था, 17 अराउंड में हमने भी किया। मिशन शक्ति के तहत हमने एसेट, एंटी सैटेलाइट प्रणाली विकसित कर ली है, इसे काउंटर स्पेस कैपेसिटी कहते हैं। तो ये भी हमारे पास विद्यमान है या मौजूद है, इसके बारे में कहा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भारत के पास विकसित राडार प्रणालियां हैं। ये राडार प्रणालियां भी स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं, जिनके अंतर्गत काम किया जा रहा है। और हमने बताया था कि संचार उपग्रहों के तहत एमीसेट जैसे उपग्रह हैं जिनके माध्यम से निगरानी का काम किया जा रहा है। इन सब से परे जाकर भारत ने अपना पहला कृत्रिम अंतरिक्ष अभ्यास भी किया है। अब कृत्रिम अंतरिक्ष युद्धाभ्यास ये रियल में नहीं हो सकता, ये साइम्युलेटेड होगा। और साइम्युलेटेड का मतलब है कंप्यूटर वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से, कृत्रिम आभासी वास्तविकता के माध्यम से। तो इसे कहा जा रहा है फर्स्ट साइम्युलेटेड स्पेस वारफेयर एक्सरसाइज बाय इंडिया। मैं फिर से कह रहा हूं, फर्स्ट साइम्युलेटेड
स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज बाय इंडिया, भारत का पहला बनावटी अंतरिक्ष युद्धाभ्यास, जिसे हमने इंड स्पेस एक्स नाम दिया है। ठीक है, इंड स्पेस एक्स, ये नाम याद रखिएगा। तो इसके माध्यम से हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी प्रभावी स्थिति को बताया है कि कैसे हम अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्रभावी रूप से उपयोग में ला सकते हैं। यही हमने अपनी एसेट प्रणाली, अपनी IRNSS प्रणाली, अपने एमिसेट प्रणाली, अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रणाली, इन सब के प्रयोगों को दर्शाया है कि निगरानी में, नेविगेशन में, गोपनीय जानकारियों की प्राप्ति में कहां कहां यूज हो सकता है। यदि पूछेंगे तो आप बोलिएगा कि निगरानी में यूज हो सकता है, ठीक, गोपनीय सूचनाओं को प्राप्त करने में यूज हो सकता है, गोपनीय संचार के तहत यूज हो सकता है। इन जगहों पर स्पेस को डिफेंस में यूज करने का हमने प्रयास किया है। तो यह है यूज ऑफ स्पेस टेक इन डिफेंस टेक, जो अभी तक हम मिसाइल और लॉन्च व्हीकल को जोड़कर करते थे, उसको नए आयामों पर आपको जोड़कर देखना है। अब जो आखिरी हिस्सा है बॉर्डर मैनेजमेंट का, उसके अंतर्गत मैं एक छोटे से मुद्दे पर चर्चा करना चाहूंगा, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड। याद रखिएगा, यह ज्वाइंट कमांड से अलग है। ज्वाइंट कमांड का विचार तो 2000 के बाद ही आ गया था, जिसमें अंडमान निकोबार में पहले हमने पहली संयुक्त कमान की क्या की थी, स्थापना की थी। लेकिन इसी विचार को एक स्तर आगे ले जाकर भारत में एक कमेटी बनी, जिसका नाम था शेकटकर कमेटी। ठीक है, और DB शेकटकर, ये सेना के पुराने अधिकारी थे, इनके नेतृत्व में एक समिति बनी। इन्होंने बताया कि करंट वॉरफेयर जो है, आज का जो युद्ध है, वो युद्ध आइसोलेटेड नहीं लड़ा जाता। यानी वहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, साइबर आर्मी, ये सब अलग अलग से काम नहीं कर सकते। इनके बीच में इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, इनके बीच में जुड़ाव बहुत जरूरी है। ठीक है, और ऐसे में हम एक आध जगह ज्वाइंट कमांड बनाकर इनको एक साथ रख भी दें तो भी इनमें क्या होगा, आपस में संघर्ष होगा, इनमें वर्चस्व की लड़ाई होगी, इनमें यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी कि एक बॉस इनको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ज्वाइंट कमांड्स के अंतर्गत यह देखा गया कि वो एक जगह होते हुए भी अपने अलग अलग अस्तित्व को बनाए हुए थे, उनके बीच यूनिटी ऑफ कमांड नहीं थी, उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था, उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं था। तो इसी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कहा कि हम इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड बनाएंगे, जहां पर सेनाओं के सभी अंगों को एक शीर्ष प्रबंधन और नियंत्रण से जोड़ा जाएगा। सिंगल लाइन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। और ये जो सिंगल लाइन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होगा, यहां पर अपने आप कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, क्योंकि वो एक उसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने ये कहा कि तीनों सेनाओं का प्रबंधन और नियंत्रण एक साथ किया जाएगा, ताकि भविष्य के युद्ध वॉरफेयर में जब इन तीनों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत हो तो इनको अलग से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत ना पड़े। और उन्होंने भारत में ऐसी 3 कमान बनाने का सुझाव दिया है। ठीक, पहली कमान नॉर्दर्न कमान है, और नॉर्दर्न कमान जो फोकस करेगी वो बेसिकली चीन पर फोकस करेगी। दूसरी कमान वेस्टर्न कमान है, और वेस्टर्न कमान को फोकस करने दिया गया है किसको, पाकिस्तान को। और तीसरी सदर्न कमान या दक्षिणी कमान बनाई गई है, जिसे फोकस करने दिया गया है हमारी कोस्टल सिक्योरिटी, यानी हमारी वाटर बाउंड्रीज। तो याद रखिएगा, शेकटकर समिति की सिफारिश पर वर्णित इंटीग्रेटेड डिफेंस कमान क्या है, और ये कौन कौन सी हैं, तो नॉर्दर्न है, वेस्टर्न है और साउदर्न है। और साउदर्न यानी दक्षिणी कमान किसके बारे में है, तटीय सुरक्षा या समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के बारे में है। तो ये भी आप बता सकते हैं कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा में कल को महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और इसके साथ एक और पद अभी सृजित हुआ है, जिसे कहा जा रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी तक तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ होते थे, अब तीनों के ऊपर एक प्रमुख बने हैं हमारे, और पिछले जो हमारे सैन्य प्रमुख थे उन्हीं को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। क्या नाम है उनका,
विपिन रावत जी। तो विपिन रावत जी भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। पहले यह होता था कि तीनों सेनाओं के अपने अपने प्रमुख होते थे और सीनियरिटी के आधार पर किसी एक को सबका प्रमुख मान लिया जाता था, लेकिन वो सबका अनौपचारिक प्रमुख होता था बोलने के लिए। फॉर्मली अब तीनों के अलग अलग हेड्स के ऊपर एक बॉस बैठेगा जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा। तो अब वो स्थिति नहीं बन सकती, जैसे वही स्थिति है कि बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल का भी गवर्नर होता था और बाकी दो गवर्नरों का हेड भी होता था। तो फिर बाद में ऐसा क्यों किया गया विलियम बेंटिक के समय कि एक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया ताकि वो बंगाल के गवर्नर के तौर पर भूमिकाओं से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। तो अब थल सेना, जल सेना, वायु सेना का अध्यक्ष अलग रहेगा और उनके ऊपर कौन रहेगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये स्थिति इस स्थिति के साथ जब जुड़ेगी तो सेना की मिलकर काम करने की स्थिति और भी बेहतर होगी, ऐसा बताया जा सकता है। बाकी सैन्य बलों के अंतर्गत जरूरी हुआ तो हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस वाइज तीसरी इकाई है जो सीमा प्रबंधन से जुड़ी हुई है वो समाप्त होती है। अब हम अगले हिस्से में कम्युनिकेशन वगैरह से जुड़ी जो डिफेंस की समस्याएं हैं उन पर चर्चा करेंगे।